हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म को कंप्लीट वन शॉट में इसी वीडियो पे हम कंप्लीट पूरा करने वाले। तो जो भी आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे सब इस वीडियो पे हम देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो पे जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जामिनेशन पे पूछे जा सकते उसको हम नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। आपको बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा। पहला या दूसरा चैप्टर आपका ये है। तो इसमें आपके बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपके आगे यहाँ पर यूज़ होने वाले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास होता है क्या है, हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से हमें यहाँ पर क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास दो चीज़ें होती है। कौन सी दो चीज़ें होती है? एक हमारे पास सबस्ट्रेट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट आपके वो होते हैं जिसमें आपका कोई भी स्पीसी अटैक करता है। क्या लिखा है? द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडर गोइंग अटैक इज रिफर्ड टू एज सबस्ट्रेट। वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसमें आपका कोई भी स्पीसी अटैक कर रहा है, और वो अटैकिंग स्पीसी कौन है? वो अटैकिंग स्पीसी आपका रिएजेंट है। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब भी आपके यहाँ पर एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, वो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर देते हैं। एक आपका इंटरमीडिएट स्टेट बनता है, एक आपका ट्रांजिटिव स्टेट बनता है बीच में, और उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो क्या लिखा है नेक्स्ट आपका यहाँ पर, मैकेनिज्म की जो आपकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। मैकेनिज्म आपका होता है क्या है? अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म की आपका डेफिनेशन क्या है? तो मैकेनिज्म हम किसे कहते हैं? आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो भी स्टेप्स होती है, जो भी आपका यहाँ पर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने पे जो भी आपका बीच में स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होते, वो स्टेप्स को यहाँ पर हम कहते हैं किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब आपके जो स्टेप्स यहाँ पर हो रखे हैं, इसमें बीच में आपके बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेट बनते हैं, बहुत सारे आपके ट्रांजिटिव स्टेट बनते हैं जो अनस्टेबल रहते हैं, जो आपके बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टेप्स यहाँ पर आप देख रहे हो किसी भी रिएक्शन के बीच में, जो भी अगर वैसे आप मैकेनिज्म लिखते हो किसी भी रिएक्शन की, तो बीच में जो भी आपके स्टेप होते हैं, अब वो रिएक्शन पे आपको डिपेंड करता है, 3 स्टेप होंगे, 5 स्टेप होंगे, 2 स्टेप होंगे, किस टाइप की आपकी रिएक्शन है उसमें आपका डिपेंड करता है। तो बीच में जो भी आपके स्टेप हो रहे हैं या बीच में जो भी आपके ट्रांजिटिव इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, जो आपके यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, ठीक है, तो वो सब आपके जो स्टेप्स है, उन स्टेप्स को यहाँ पर हम मैकेनिज्म कह रहे हैं किसी भी रिएक्शन की। तो क्या लिखा है यहाँ पर? The steps of an organic reaction showing the breaking and making of new bonds of carbon atom in the substrate leading to the formation of the final product through transitory intermediate are often referred to as its mechanism। किसी भी रिएक्शन पे जब भी आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने पे जो भी आपका बीच का सफ़र रहता है, जो भी आपका बीच के स्टेप्स फॉलो होते हैं यहाँ पर, उन स्टेप्स को ही यहाँ पर हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म कह रहे हैं। और लिखा है कि इन स्टेप्स में आपके पुराने जो कार्बन के बॉन्ड्स है वो आपके ब्रेक हो रहे, नए बॉन्ड्स आपके फॉर्म हो रहे, ट्रांजिटिव इंटरमीडिएट्स आपके बन रहे। ट्रांजिटिव इंटरमीडिएट्स आपके कुछ स्टेबल रहते हैं, कुछ अनस्टेबल आपके रहते हैं यहाँ पर, और आपके बीच में यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहते हैं। तो इन जितने भी स्टेप्स को यहाँ पर हम बात करें वो सब आपके यहाँ पर पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं देखो, आप सबस्ट्रेट आपके पास यहाँ पर है, तो कोई भी रिएजेंट आया, सबस्ट्रेट से कंबाइन हुआ, तो बीच में आपकी कोई इंटरमीडिएट ट्रांजिटिव स्टेट बनी जो अनस्टेबल स्टेट है, तो हाईली रिएक्टिव होगी, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया। अब जो आपके यहाँ पर रिएजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो रिएजेंट जो मैंने ऊपर यहाँ पर कहा, अभी रिएजेंट आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, इसमें आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब जो रिएजेंट है इसमें आपका एक पॉजिटिव चार्ज भी कंटेन कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर कंटेन कर सकता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं उसका भी हम बात भी डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर वो आता है। तो क्या लिखा है? पॉजिटिव चार्ज रिएजेंट अटैक द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जो आपके पॉजिटिव चार्ज रिएजेंट है वो कहाँ पर अटैक करेंगे? उस रीजन पे जहाँ पर आपकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सबस्ट्रेट में। सबस्ट्रेट में जहाँ आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, या आप कह सकते हो हिंदी पे इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा यहाँ पर पाए जाएंगे, वहाँ पर आपका रिएजेंट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक करने वाला है। क्लियर हो गया? दूसरा क्या लिखा है? नेगेटिव चार्ज रिएजेंट विल अटैक द रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जो आपका नेगेटिव चार्ज रिएजेंट है, अगर आपका ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये रिएजेंट अगर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो ये कहाँ पर अटैक करेगी? जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबस्ट्रेट में कम रहेगी, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके यहाँ पर संख्या अगर कम रहेगा, उधर आपका यहाँ पर रिएजेंट ये अटैक करने वाला है, अगर ये आपका रिएजेंट नेगेटिव चार्ज हुआ तो। क्लियर हो गया? तो रिएजेंट आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रिएजेंट आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहाँ पर अटैक करने वाला है? जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर रिएजेंट आपका नेगेटिव चार्ज होगा तो कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहने वाली है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपके अनलाइक चार्जेस आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं।
क्योंकि हमने इसमें देखा कि अगर आपका पॉजिटिव है तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है वहाँ पर जाएंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपके यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही आपका होता है यहाँ पर किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म पे। और आगे आप जितने भी मैकेनिज्म देखोगे, जितने भी फर्स्ट ईयर पे सेकंड ईयर पे, सब पे आपका हर एक मैकेनिज्म पे ऐसे ही हो रहा कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव में आपके अट्रैक्ट कर रहे, मतलब अनलाइक चार्जेस आपके यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस आपके यहाँ पर कंबाइन करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो आपका कंबाइन कर रहा है कार्बन पॉजिटिव पर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आगे वाली मैकेनिज्म्स पे जो भी आप देखने वाले हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर। तो ये होता है आपके पास यहाँ पर सबस्ट्रेट, रिएजेंट, और इस तरीके से आपके यहाँ पर पूरी केमिकल रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? इन्फ्लुएंस करने का कहने का मतलब है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रिएक्शन को होने देते हैं या होने को आपके यहाँ पर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि रिएक्शन हो या ना हो। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो ऐसे हम 3 फैक्टर्स की मेनली यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, सेकंड आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है, और तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट आपने क्लास 12 में देखा होगा। तो लिखा है कि पहला पॉइंट, अकर इन दोज कंपाउंड विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है। जैसे इसमें आप देखो आपके पास CCl बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है आपके पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो होगा क्या यहाँ पर कि जो आपके पास यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, जो आपके कार्बन की शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर एटम। तो क्लोरीन क्या कर रहा है? कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच दे रहा है। जो आपकी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसमें आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इसमें क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है? द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है इंडक्टिव इफेक्ट की। पोलैरिटी जो आपकी प्रोड्यूस हो रखी है, पोलैरिटी कहने का मतलब एक साइड आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक साइड आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब वो पोलैरिटी आपकी कैसे प्रोड्यूस हो रखी है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो क्या लिखा है सेकंड पॉइंट? इट इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रखा है, ये आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो रखा है। कोई आपको यहाँ पर पाई बॉन्ड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। पाई बॉन्ड आपको मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में देखने को मिलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपके कैसे फॉर्म होते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग से। कार्बन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, क्लोरीन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तब आपका ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रखा है। ठीक है, तो क्या लिखा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड आर सेल्डम शेयर्ड इक्वली बिटवीन दीज टू एटम्स। तो ये जो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फॉर्म हो रखा है, ये आपके कोवेलेंट शेयरिंग से फॉर्म हो रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों तरफ यहाँ पर शेयर हो रखे हैं। आप दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या लिखा है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्ले टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो अभी मैंने यहाँ पर बात करी। फिर क्या लिखा है? इट इंट्रोड्यूसेस अ पोलैरिटी इन द बॉन्ड, जिसकी वजह से पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी क्यों आई? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर आपका जो कार्बन एटम है ये आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो इसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर जो एरो शो कर रखा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि जो आपके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, वो क्लोरीन के पास चले गए, या आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगी। तो जो मैंने ग्रीन यहाँ पर शो कर रखा, ये आपको ये दिखा रहा है कि इसमें आपका क्लोरीन की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व आपका क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलैरिटी जो आपकी प्रोड्यूस हो रखी है, पोलैरिटी मतलब एक जगह पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी जगह पार्शियल नेगेटिव, एक टाइप से डाइपोल आप कह सकते हो। डाइपोल में भी ऐसे ही होता है, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव। तो जो आपका पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। CCl में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो एक साइड पार्शियल नेगेटिव आ गया और पार्शियल पॉजिटिव आ गया। पार्शियल नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसने जो आपके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच दिए। तो यहाँ पर क्या आ गया? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव है और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी, तो पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये पोलैरिटी दिखती है। तो ये होता है आपके यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं आपके मेनली, एक होता है आपका प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है आपका यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट।
तो आपके प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर क्या होते हैं? प्लस आई इफेक्ट आपके वो ग्रुप्स और वो एटम शो करते हैं जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो आपके यहाँ पर होते हैं वो आपके यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट जो कर देते हैं, वो आपके यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो लिखा क्या है? एटम्स और ग्रुप्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अ कार्बन एटम आर सेड टू हैव अ प्लस आई इफेक्ट। वो एटम्स या वो ग्रुप्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम की तरफ लूज कर दे रहे, इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम की तरफ रिलीज कर दे रहे, तो वो आपके प्लस आई इफेक्ट शो हो रहे कर रहे हैं। तो सच ग्रुप्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो जो भी आपके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सब के सब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है। जैसे CH3 हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स हो गए, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स हो गए, तो ये सब आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है। ठीक है, अगर इसके हम ऑर्डर की बात करें तो जो आपका 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है ये आपका सबसे कम प्लस इफेक्ट शो करेगा, फिर आपका 2 डिग्री शो करेगा, और सबसे अच्छा आपका जो प्लस इफेक्ट शो करता है वो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप यहाँ पर शो करते हैं। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ आपका यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है। जैसे जैसे आपके यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा वैसी वैसी आपके यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर डिक्रीज करता है। जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ CH3 CH2 Cl पे, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसमें आ गया आपका पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बन 1 जो आपका C1 एटम है अपॉन C2, ये आपका कम है, इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम ऑन C1। तो जो आपके यहाँ पर पहला क्लोरीन एटम यहाँ पर है, ये आपका जो यहाँ पर इस कार्बन एटम पे इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये आपका बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू दिस। इसकी कंपैरिजन पे जो आपका C1 C2 पे कर रहा है, उसकी कंपैरिजन पे आपका CCl के बीच में जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है। जैसे इसमें आप देखो यहाँ पर क्या आपका जो आपका क्लोरीन एटम और जो इस कार्बन के बीच में आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट हो रखा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रखा है, ये आपका बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू दिस। मतलब जो इसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रखा, पार्शियल डैश पॉजिटिव चार्ज आ रखा, ये आपका लेस है इस पार्शियल पॉजिटिव से। तो ये क्या यहाँ पर शो कर रहा है कि जो CCl के बीच में जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर शो हो रखा है, ये आपका बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू CH3 CH2 के बीच में। ठीक है, मतलब जो आपके यहाँ पर Cl की जो आपके यहाँ पर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कार्बन से, वो आपकी बहुत यहाँ पर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ आपके यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या, अगर हम कुछ ऑर्डर्स की यहाँ पर बात करें कि इंडक्टिव इफेक्ट का आपका ऑर्डर क्या रहता है प्लस आई इफेक्ट का, तो पहली बात तो देखो तो कुछ आपके एनायंस है वो भी आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और आपके जो एल्काइल ग्रुप्स है वो तो आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते ही है। तो जैसे आपके CH2 नेगेटिव है, NH नेगेटिव है, O नेगेटिव है, कार्बोक्सिलेट आपके पास आयन हो गया, फिर आपके पास 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ऑर्डर जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस पे आपके यहाँ पर यूज़ हो सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ से क्लियर हुआ आपके प्लस इफेक्ट क्या होते हैं, वो आपके ग्रुप्स या वो एटम्स जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि अल्काइल ग्रुप्स आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा रहता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और कुछ हमने एनायंस भी देखे जो आपके यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर क्या देखी कि आपके पास डिस्टेंस बढ़ने के साथ आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है आपके पास माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं। माइनस आई इफेक्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट। वो आपके यहाँ पर ग्रुप या वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो खींचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, और जो आपके माइनस आई इफेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं कार्बन एटम से। ठीक है, तो लिखा है कि सच ग्रुप्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं मैंने ऑर्डर वाइज यहाँ पर लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्डर है, इसी ऑर्डर से आपको यहाँ पर देखना होता है माइनस आई इफेक्ट में। देखो पहले आपका यहाँ पर NF3 पॉजिटिव, ये आपका ज़्यादा अच्छा शो करता है NH3 पॉजिटिव से, फिर आपका NO2 है, फिर आपका SO3H है, फिर आपका साइनाइड ग्रुप है, फिर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, फिर आपका COR ग्रुप हो गया, COH ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया, एमाइड ग्रुप हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर आपके यहाँ पर या मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, फिर आपके पास एल्काइन आ गया, फिनाइल ग्रुप आ गए। इस तरीके से आपके यहाँ पूरा यहाँ पर जाता है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है प्लस आई इफेक्ट का। ठीक है, तो जितना अगर आपको ऑर्डर याद है तो उतना आपका यहाँ पर इजीली हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। अगर कोई क्वेश्चन आपका प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर से कोई अगर क्वेश्चन आया तो ईजी हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। ठीक है, तो ऑर्डर आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ये आपके पास यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर रहता है, इसको मुझे माइनस आई इफेक्ट लिखना है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट नहीं माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपका ये रहता है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी।
नेक्स्ट क्या लिखा है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जो आपके इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, आपके परमानेंट इफेक्ट होता है। ये आपने देखा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, इसमें भी आपका कोई रिएजेंट यूज नहीं हो रखा, तो एक परमानेंट इफेक्ट आपका ये होता है। क्लियर हो गया। सेकंड देखो, सेकंड आता है आपका जो टॉपिक है वो मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे हमने देखा कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस होते हैं, इसमें आपके यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपके जो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल बॉन्ड थे, इसमें आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज होते हैं। तो लिखा है इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो क्या लिखा है, मेसोमेरिक इफेक्ट रिफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड और अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर इंटरेक्शन जो हो रखा किसी भी पाई बॉन्ड्स में, दो आपके पास पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जो अभी आपके अल्टरनेट यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं, या जो भी आपका डबल बॉन्ड या जो भी आपका लोन पेयर है, उनके बीच में जो आपका इंटरेक्शन हो रखा है और उसकी वजह से जो आपका पोलैरिटी जनरेट हो रखी है, तो उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पर वो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंजुगेटेड जो आपके कंपाउंड्स रहते हैं, जिसमें आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, उसमें आपका यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे इसमें आप देखो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ मेरे पास यहाँ पर है, तो इसमें क्या आपके पास एक पाई बॉन्ड है, इसमें आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है। तो जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से होगा क्या, ऑक्सीजन में आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन में क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ को शिफ्ट कर रहा है, ऑक्सीजन की तरफ आपका ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है। जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, और जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कहाँ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। मेसोमेरिक इफेक्ट आपको यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स मतलब जिसमें आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से। जैसे इसमें आप देखो, इसमें आपके यहाँ पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, तो एक कॉन्जुगेटेड आपका यहाँ पर सिस्टम बन रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो आपके पाई बॉन्ड है इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर आपका ये जो डबल बॉन्ड है अगेन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसमें आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो डबल बॉन्ड जो आपका यहाँ पर शिफ्ट करा, तो यहाँ पर इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है। तो मतलब जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ पर घूम रहा है, इस पूरे एरिया पे आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा घूम रहा है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ये होते हैं आपके यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट भी आपके दो टाइप के होते हैं, जैसे आपके इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई थे, वैसे आपके मेसोमेरिक इफेक्ट भी प्लस एम और जो आपके माइनस एम दो टाइप के होते हैं। तो प्लस एम इफेक्ट आपके कौन से एटम और कौन से ग्रुप शो करते हैं, वो एटम्स या वो ग्रुप जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कार्बन एटम, तो वो ग्रुप आपके यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे हम प्लस आई इफेक्ट में देख रहे थे, वो ग्रुप्स या वो एटम जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। सिमिलर केस आपका प्लस एम इफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका कॉन्जुगेटेड जहाँ पर आपको सिस्टम दिखेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, वहाँ पर आपका यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, वहाँ पर आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है। तो प्लस इफेक्ट क्या करते हैं, वो एटम्स या वो ग्रुप्स जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे टुवर्ड्स अ कार्बन एटम, वो आपके यहाँ पर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लोरोबेंजीन पे देखो, यहाँ पर जो क्लोरीन के आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके रेजोनेंस पे डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर आपका पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो पूरा आपके यहाँ पर कॉन्जुगेशन पे है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर को आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पर एक प्लस इफेक्ट शो हो रहा है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम की तरफ आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं, तो ये आपका एक प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस ऑर्डर पे आपके यहाँ पर जाता है पूरा प्लस एम इफेक्ट, मैंने पूरा ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑर्डर को आप याद रख सकते हो या वैसे आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है। फिर आते हैं आपके यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट, जो आपके माइनस यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। क्या कौन से ग्रुप्स और कौन से एटम्स होते हैं, वो ग्रुप्स या वो एटम्स जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते अवे फ्रॉम अ कार्बन एटम। जैसे माइनस आई इफेक्ट में भी हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे थे, जो विड्रॉ कर रहे थे, सिमिलर केस है माइनस एम इफेक्ट में भी। एटम्स और ग्रुप्स विच ड्रॉस इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कार्बन एटम आर सेड टू हैव माइनस एम इफेक्ट। तो इस तरीके से आपका पूरा ऑर्डर यहाँ पर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है NO2 ग्रुप मेरा लगा हुआ है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे। ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। जो आपके यहाँ शेड तरफ इलेक्ट्रॉन है, जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा आपके यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो डबल बॉन्ड पहले आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड आपका वापस यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, अगेन ये जब आपका शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या रहा कि यहाँ पर पॉजिटिव आया होगा, तो अब ये आपका शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड अगेन क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आपका पूरा कॉन्जुगेशन में चल रहा है, रेजोनेंस आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये ऑर्डर आपका यहाँ पर रहता है, NO2 का जो आपका माइनस इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, देन साइनो ग्रुप, फिर आपका सल्फोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, फिर आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है, फिर आपका एस्टर ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट आयन का है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पूरा ऑर्डर चलता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है और ये आपका यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर रहता है, ठीक है। फिर और क्या लिखा है यहाँ पर? मेसोमेरिक इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये भी हमने जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है, वैसे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है। इसमें आपका कोई भी रिएजेंट यूज़ नहीं हुआ है। जहाँ पर आपका रिएजेंट यूज़ होगा वहाँ पर आपका क्या रहता है, वो जो आपका इफेक्ट रहता है वो आपका टेम्परेरी हो जाता है। अभी आपका ये मेसोमेरिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि कोई भी आपका रिएजेंट यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, ना ही इंडक्टिव में ना ही आपका मेसोमेरिक इफेक्ट पे। तो दोनों आपके जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट आपके परमानेंट इफेक्ट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है और वो रिएजेंट आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट है। और जो आपके इंडक्टिव और मेसोमेरिक है वो आपके परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट में था पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले, वैसे ही आपके पास यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो होता कुछ आपका ऐसा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में होता है क्या है, पहले इसमें देखो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो आपके यहाँ पर शेड तरफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आपके यहाँ पर एरो मैंने शो कर रखा कि ये आपको ये दिखा रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है आपके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसकी वजह से होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए विद नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहीं पर आपकी ये चीज़ लिखी है कि व्हेन अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज एक्सपोज टू एन अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, जो आपके पास एक रिएजेंट है, द 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म अ पाई बॉन्ड, जो आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जिसने एक पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर रखा, आर कंप्लीटली ट्रांसफर टू वन एटम और द अदर। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हुए, एक इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में यहाँ पर हुए। जब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो अब आपका इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करेगा और आगे यहाँ पर इसकी रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रखा, लोब स्ट्रक्चर बना रखा। तो ये जो आपके पास यहाँ पर है ये आपका पी ऑर्बिटल है। ये जो आपके पास यहाँ पर आपको कार्बन पे दिख रहा है ये लोब आपके पास एक पी ऑर्बिटल है। तो इसने यहाँ पर क्या बना रखा, पाई बॉन्ड बना रखा है। तो होता है कि अभी तो आपकी सिमेट्री दिखी है, इसमें आपकी सिमेट्री है। तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में क्या होता है, सिमेट्री आपकी ब्रेक हो जाती है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन में क्या आ गया, वो नेगेटिव चार्ज। तो पहले तो आपके एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो जैसे आपकी सिमेट्री ब्रेक होती है इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, तो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन के पी ऑर्बिटल पे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर आ गए, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है किसके प्रेजेंस में हो रखा है, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक रिएजेंट के प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये होता है आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और एक आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका होमोलिटिक फ्यूजन क्या होते हैं और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होते हैं। फ्यूजन कहने का मतलब है ब्रेकिंग मतलब जो आपके बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, या जिसे हम कहते हैं होमोलिसिस। तो होमोलिसिस में आपका होता है क्या है, यहाँ पर इसमें आपके जो दोनों एटम्स हैं, जो आपके हमारे किसी भी मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम्स जो यहाँ पर है वो दोनों आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले जाते हैं। जैसे इसमें आपके पास AB मॉलिक्यूल है, तो इसमें होता है क्या है, ये जो मैंने यहाँ पर एरो आपका शो कर रखा है ये आपका एक होमोलिटिक फ्यूजन हो रखा है, ये आपका दिखा रहा है। तो होता है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपका चले गया A के पास और एक इलेक्ट्रॉन आपका चले गया B के पास। तो ये दोनों आपके क्या प्रोड्यूस हो गए, यहाँ पर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो आपका बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पर भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ से आपका बॉन्ड फॉर्म हो रखा। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जाता है A के पास और एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है B के पास। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ईच एटम एक्वायर वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में आपको क्या मिल गया, एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो A में आपका एक इलेक्ट्रॉन है और जो B में आपका इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपके यहाँ पर फ्री रेडिकल्स है। अब फ्री रेडिकल्स की आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट्स है वो आपको ध्यान देने। फ्री रेडिकल्स पहले आपके बहुत ही एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर्ड एट द अर्लीस्ट। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर A में भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, B में भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव इसलिए क्योंकि अगर किसी इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये आपका नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर देगा हीलियम वाली, तब आपके बहुत एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड हैव अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यहाँ पर होते हैं, ठीक है।
और आपके यहाँ पर 2 पॉइंट है, लिखा है कि होमोलिटिक फिजन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फिजन इन द वेपर फेज। ये जो आपके यहाँ पर होमोलिटिक फिजन दिखने को मिलेगा, होमोलिटिक जो आपको ब्रेकिंग यहाँ पर देखने मिलेगी बॉन्ड्स में, वो आपका मेजरली यहाँ पर वेपर फेज में होगा। फिर क्या लिखा है, होमोलिटिक रिएक्शन आर यूजुअली इनिशिएटेड बाय हीट, लाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। जो आपकी होमोलिटिक रिएक्शंस होती है आपकी यूजुअली यहाँ पर हीट, लाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही कराई जाती है। तो ये होते हैं आपके यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो फिर से हम देख लेते हैं क्या रहते हैं आपके इसमें। आपका होता है क्या है, जो हमारे पास जैसे ए बी मॉलिक्यूल है, तो इसमें आपके जो बॉन्ड है उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है एक एटम के पास और दूसरे इलेक्ट्रॉन चले जाता है आपका दूसरे एटम के पास। जैसे इसमें आपका मैंने शो कर रखा, ये आपका होमोलिटिक फिजन हो रहा है, ये आपका यहाँ पर दिखा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन चलेगा आपका ए के पास और एक इलेक्ट्रॉन चलेगा आपका बी के पास। तो ईच एटम एक्वायर्स वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये आपका होमोलिटिक फ्यूजन पे होता है और इन्हीं को हम कहते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल्स। ये दोनों आपके यहाँ पर फ्री रेडिकल्स है और ये आपके एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। एक्सट्रीमली रिएक्टिव होने का कारण क्या है, इनको जब आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये आपके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं, ये आपके इसमें लोन पेयर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके एक्सट्रीमली रिएक्टिव रहते हैं। दूसरा क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है और इसमें आपका अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये हमारे पास क्या होमोलिटिक फ्यूजन वेपर फेज में होता है और कैसे इनिशिएट किया जाता है, हीट, लाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये तो आपका होमोलिटिक फ्यूजन है। नेक्स्ट क्या आपके पास यहाँ पर वो है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या हेट्रोलिसिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिखा है कि वन ऑफ द एटम एक्वायर्स बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन। तो जैसे हम यहाँ पर होमोलिटिक में देख रहे थे, जब भी आपका यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन आपका ए के पास जा रहा था और एक इलेक्ट्रॉन आपका बी के पास जा रहा था। तो ये आपका उस समय होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा था। लेकिन हेट्रोलिटिक में क्या बोला है, वन ऑफ द एटम एक्वायर बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से आपका ए या बी दोनों में से आपका एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या कर देगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर देगा। दोनों ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रखा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑक्यूपाई कर देगा। अब वो कौन सा आपका एटम करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके यहाँ पर ज़्यादा होगी। जैसे इसमें आप देखो ए बी मेरे पास मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो एक मेरे पास ए एटम है, एक मेरे पास बी एटम यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा यहाँ पर है। इसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एरो आपका शो हो रखा ये आपका यहाँ पर राइट साइड को शो हो रखा। तो राइट साइड को शो होने का कारण है कि ये जो आपके बॉन्ड है ये आपका शिफ्ट कब हो रहा है, बी की तरफ हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके बी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो बी की तरफ शिफ्ट कब होंगे, जब आपकी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ए। तो ये बॉन्ड जो आपका बी की तरफ शिफ्ट करा तो बी के ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर केस नीचे देखो, यहाँ पर आपके पास ए बी मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी ज़्यादा यहाँ पर है। तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो आपका बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट कहाँ पर होगा, ए की तरफ होगा। तो उस समय आपका ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और बी के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है नीचे देखो, लिखा है कि हेट्रोलिटिक फ्यूजन अकर्स मोस्ट रेडिली विद पोलर कंपाउंड्स इन पोलर सॉल्वेंट। मोस्टली आपके जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपके HCl वगैरह हो गया, तो या उसमें या आपके जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें आपके यहाँ पर ये ज़्यादातर हेट्रोलिटिक फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस रहता है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पे। फिर समझ लेते हैं होमोलिटिक में हो क्या रहा, उसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ए के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका बी के पास गया। हेट्रोलिटिक में क्या हो रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो आपके दोनों ही जो आपका बॉन्ड पेयर है वो आपका शिफ्ट हो जा रहा है बी की तरफ। वन ऑफ द एटम एक्वायर्स बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जिससे बॉन्डेड हो रखे वो आपके दोनों शिफ्ट हो जा रहे हैं बी की तरफ। ये क्लियर हो गया हेट्रोलिटिक होमोलिटिक। नेक्स्ट देखो आते हैं आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब आपके बहुत सारे इंटरमीडिएट्स यहाँ बनते हैं। जब भी आप यहाँ पर मैकेनिज्म करोगे तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के इंटरमीडिएट्स देखोगे। तो कैसे कैसे इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हम समझते हैं। पहला आता है आपका कार्बोनियम आयन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर कार्बोकटायन भी। ठीक है, तो कार्बोकटायन के यहाँ पर होता है क्या, डेफिनेशन क्या लिखी है, ऑर्गेनिक आयन विच कंटेन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम आर कॉल्ड कार्बोनियम आयंस और कार्बोकटायंस। वो ऑर्गेनिक आयंस जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है वो होते हैं आपके कार्बोनियम आयंस। उसमें या हम कह सकते हैं उसको कार्बोकटायंस। या तो आप कार्बोनियम आयन कहो या आप कार्बोकटायन कहो, दोनों एक ही बात है। जैसे इसमें आप देखो यहाँ पर हमारे पास CZ कोई मॉलिक्यूल है, या CZ कोई हमारे पास कंपाउंड है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो आपका Z है, जो Z यहाँ पर है ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो होगा क्या, जो आपके पास बॉन्ड पेयर है जिससे आपका बॉन्ड फॉर्म हो रखा है CZ का, जो बॉन्डिंग पेयर आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, Z की तरफ। जैसे हमारे इसमें आपने देखा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में हो रहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके बी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, वैसे आपका यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आपका Z ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो बॉन्ड पेयर है वो उसकी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए, Z के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। दो लेन पर आ गए और एक आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कार्बन पे क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी कम होगी और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपका प्रोड्यूस यहाँ पर हुआ है जिसमें आपका कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर कार्बोनियम आयन। ये होता है आपके पास कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक आयंस जिसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम होता है, उसे हम कहते हैं कार्बोनियम आयंस या कार्बोकटायंस। कैसे प्रोड्यूस हो रखे, जैसे हमने कंपाउंड का एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पर आपका Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो जो आपके बॉन्ड पेयर है
वो आपके कहाँ पर शिफ्ट हो गए, जेड की तरफ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके जेड की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम होगी तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आपका प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर कार्बोनियम आयन। अगर हम इसके लोब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका एक लोब स्ट्रक्चर है कार्बोनियम आयन का। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो आपके पास है आपका पी ऑर्बिटल है, और ये जो आपका पी ऑर्बिटल है आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। एम्प्टी पी ऑर्बिटल होने के कारण मतलब क्या है उसका, कि जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके दोनों यहाँ पर जेड की तरफ शिफ्ट हो गए, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो कहने का मतलब है कि जो इसका पी ऑर्बिटल है ये आपका एम्प्टी हो चुका है। तो एक आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर शो कर रखा। तो ये जो आपके पास यहाँ पर कार्बन 3 जो आपके यहाँ पर बॉन्ड बना रखे, 3 सिग्मा बॉन्ड जिसने फॉर्म कर रखे, तो ये आपके यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें अगर हम देखें तो आपका लिखा क्या है, द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इन अ कार्बोनियम आयन यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। जो इसने यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे, तो इसने अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ कर रखा। तो यहाँ पर भी आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रखा, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रखा, और यहाँ पर भी आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रखा। तो अगर मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 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 होता, मतलब अगर मेरे पास कार्बोनियम वो होता, मेरे पास मिथाइल कार्बोकटाइन होता, CH3 पॉजिटिव होता, तो उसमें होगा क्या मेरा, कि आपका जो कार्बन है तो कैसे ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ये आपका यहाँ पर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन के पास आपका 1s ऑर्बिटल है, तो sp2s ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करेंगे। सिमिलर आपके यहाँ पर sp2s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और यहाँ पर भी आपका sp2 और s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पर, एम्प्टी पी ऑर्बिटल मेक्स द कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड गिव्स इट अ पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जो आपके यहाँ पर पी ऑर्बिटल है ये आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स दोनों जेड के पास चले गए। ठीक है, तो ये आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल होने के कारण कार्बन पे क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या लिखा है, दस अ कार्बोनियम आयन विल कंबाइन विथ एनी सब्सटेंस जैसे आपके न्यूक्लियोफाइल विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या है इसका, कि आपके पास कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल या कोई भी आपका बेस यहाँ पर इसमें आप अटैक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे आपने पहले देखा था अनलाइक चार्जेस आपके अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो कार्बोनियम आयन है आपका कार्बोकटायन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो या तो कोई आपका न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, कोई आपका बेस यहाँ पर अटैक कर सकता है इस कार्बोनियम आयन पे। तो यही चीज़ लिखिए, जैसा कार्बोनियम आयन विल कंबाइन विथ एनी सब्सटेंस जैसे आपके न्यूक्लियोफाइल या कोई बेस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसको कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ठीक है, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, पहले हम IUPAC नाम देख लेते हैं, कैसे हम देते हैं इसको। IUPAC नाम नहीं, वैसे हम कॉमन नेम की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ पर ये है CH3 पॉजिटिव है, तो कैसे हम नाम देते हो यहाँ पर, इसका जो आपका एल्काइल वाला नाम होता है, जैसे आपका मिथाइल है तो इसे हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन आपका लास्ट में आता है, और जो भी आपका पेरेंट एल्काइल ग्रुप है वो आपका पहले आएगा। जैसे इसमें आप देखो CH3 CH2 पॉजिटिव, तो क्या होगा, पेरेंट एल्काइल कौन सा है, इथाइल है, तो इथाइल कार्बोनियम आयन। इसमें आप देखो क्या आएगा कॉमन नेम, आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। इसमें देखो क्या आएगा, 4 कार्बन है, कॉमन नेम क्या आएगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। तो इस तरीके से यहाँ पर नाम देते हैं। तो आपका 3 डिग्री है, या आपका 2 डिग्री है, या आपका 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। जो आपके यहाँ पर कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी है वो आपकी रेजोनेंस से भी इन्फ्लुएंस होती है, और इंडक्टिव इफेक्ट से भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस होती है। जैसे इसमें हम बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल द एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकटाइन आर मच मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोनियम आयंस। तो एलाइल क्या होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एलाइल कार्बोकटाइन है, ये मेरे पास ये मेरे पास प्रोपाइल कार्बोकटाइन है, तो इसमें आपका हो क्या रहा है, इसमें आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो इसमें आपका रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, तो आपके रेजोनेंस से आपके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सिमिलर केस होता है आपका बेंजाइल कार्बोकटाइन पे भी, तो उस पर भी आपका ऐसी होगा, वहाँ पर भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके क्या बोला है कि जो आपके एलाइल कार्बोकटाइन है ये आपके ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि इसमें आपका रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन प्रोपाइल कार्बोकटाइन पे आपको यहाँ पर रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात आपके यहाँ पर कही गई है। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोला है, आपके इंडक्टिव इफेक्ट से भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर आपके 3 एल्काइल ग्रुप्स है, CH3 CH3 और CH3। तो क्या रहा है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं कार्बन पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज इसको आपके पार्शियली न्यूट्रलाइज कर लेते हैं ड्यू टू दिस एल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पर प्लस इफेक्ट होने की वजह से भी ये आपके यहाँ पर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है 3 डिग्री कार्बोकटाइन पे। वैसे आपका 2 डिग्री में हो रहा है, और वैसे आपका 1 डिग्री कार्बोकटाइन पे हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है बेंजाइल कार्बोकटाइन का, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ये आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि आपके जो एलाइल और बेंजाइल कार्बोकटाइन है ये आपके बहुत स्टेबल है देन प्रोपाइल कार्बोनियम आयंस, क्योंकि इसमें आपको रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका एलाइल कार्बोकटाइन पे रेजोनेंस हो रहा है, और सिमिलर केस में आपका बेंजाइल कार्बोकटाइन में भी यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है।
ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर आपका डबल, फिर आगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो ड्यू टू रेजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा है प्रोपाइल कार्बोकटायन से। फिर क्या देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोनियम आयंस बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी थी प्लस आई इफेक्ट की, जो आपके अल्काइल ग्रुप यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी यहाँ पर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसमें अगर हम देखें, जो आपके 3 डिग्री कार्बोकटायन होते हैं आपके सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन 2 डिग्री कार्बोकटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकटायन आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। रीज़न क्या है कि जो आपके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है ये आपके यहाँ पर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका पार्शियली न्यूट्रलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स है, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा प्लस इफेक्ट शो होगा, तो ये आपके ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर 2 है तो कम होगा, और यहाँ पर 1 है तो आपका और भी कम होगा। फिर देखो क्या लिखा है, जो आपके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, जो आपके माइनस आई ग्रुप्स यहाँ पर शो करते हैं, जैसे आपके NO2 Br हो गया, वो आपके कार्बोनियम आयन को कम स्टेबल करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर NO2 ग्रुप होता, या मेरे पास यहाँ पर Br ग्रुप होता, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता, तो वो क्या करता है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं इस कार्बन से, तो उस वक्त क्या होता है आपके यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ऐसा केस होता है आपका कार्बन आयंस पे। तो उसमें अभी हम देखेंगे क्या होता है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, जो आपके माइनस आई ग्रुप्स होते हैं, वो आपके कार्बोनियम आयन को स्टेबल कम कर देते हैं। ठीक है, सेकंड देखो क्या आपके पास वो है कार्बन आयंस। तो कार्बन आयंस क्या लिखा है कि ऑर्गेनिक आयंस विच कंटेन अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, वो ऑर्गेनिक आयंस जिसमें आपका नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर एटम रहता है, फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और कैसे फॉर्म हो रहे, बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अगर आपके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो आपका कार्बन आयन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपका कार्बोकटायन होगा। जैसे इसमें आप देखो यहाँ पर बस CZ एक बॉन्ड है, ये मेरे पास एक बॉन्डिंग पेयर आप मान सकते हो, अभी मैंने इसको ऐसा शो कर रखा है। तो यहाँ पर जो कार्बन है ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Z से। इसमें अगर हम देख रहे थे पहले वाले पे, तो इसमें आपका क्या हो रहा था, इसमें अगर हम जो देख रहे थे उसमें आपका यहाँ पर कार्बन जो आपका Z था पहले वाले पे, वो आपका यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से। अभी क्या आपका ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Z से। तो होगा क्या यहाँ पर, ये जो आपके बॉन्ड पेयर है जिससे आपका बॉन्ड फॉर्म होगा CZ का, दोनों आपके जो बॉन्ड पेयर है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन की तरफ। तो कार्बन पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका क्या प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर कार्बन आयन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। उस वक्त आपकी जो Z की वैलेंसी है वो आपकी कम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो वो होते हैं आपके यहाँ पर कार्बन आयंस। ठीक है, अगर आपके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो आपके कार्बन आयन है। कैसे प्रोड्यूस हुआ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन Z, तो दोनों आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस कार्बन की तरफ। फिर क्या लिखा है, इफ द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इन अ कार्बन आयन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप्स इट यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपका यहाँ पर जो कार्बन एटम है जो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो अगर वो बॉन्डेड है हाइड्रोजन से या किसी एल्काइल ग्रुप से, या तो आपका हाइड्रोजन से बॉन्डेड है या किसी एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, तो आपका वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ करेगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए। अब इसको अभी हम देखते हैं कैसा होता है आपका। जैसे इसमें अगर हम देखें यहाँ पर कार्बन आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर बॉन्डेड है, तो इसने यहाँ पर 3 अपने क्या कर रखे, सिग्मा बॉन्ड से आपका बॉन्डेड है, तो इसने आपके 3 sp3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं। जो आपके 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो यहाँ पर आपके यूज़ हो रखे, और यही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी गई है कि इफ द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इन अ कार्बन आयन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप्स, अगर आपका जो आपका कार्बन नेगेटिव है, जो आपका कार्बन आयन है, अगर वो आपका किसी हाइड्रोजन से या आपका एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, तो इट यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। तो आपके वो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके यहाँ पर यूज़ करेगा 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। मतलब यहाँ पर जो आपकी ओवरलैपिंग हो रखी है, कैसे हो रखी है, sp3 1s ओवरलैपिंग, यहाँ sp3 1s ओवरलैपिंग, और यहाँ पर sp3 1s ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये जो आपके पास यहाँ पर p ऑर्बिटल है आपका कंप्लीटली यहाँ पर फिल्ड है, तो इसमें आपका क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इन अ कार्बन आयन इज बॉन्डेड टू एन अनसैचुरेटेड ग्रुप, अगर आपका जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है, जो आपका कार्बन आयन है, अगर आपका वो बॉन्डेड है टू एन अनसैचुरेटेड ग्रुप, अनसैचुरेटेड ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से आपका बॉन्डेड है, तो इट यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। तो उस केस में आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ होगा। मतलब ये वाला केस देखो, यहाँ पर तो आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रखा जब आपके हाइड्रोजन से बॉन्डेड है एल्काइल ग्रुप से। अगर आपका किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड ग्रुप से आपका यहाँ पर बॉन्डेड है, तो उस वक्त क्या होगा, आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। तो उस वक्त क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, ये आपका जो कार्बन है ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है अगर वो किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर एक p ऑर्बिटल है जो आपका कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें आप देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके भरे, तभी आपका इसमें आपका एक नेगेटिव चार्ज आ रखा है। क्लियर हो गया।
ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो क्या आपका कंप्लीटली फिल्ड sp3 और p ऑर्बिटल मेक्स द कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच एंड गिव इट अ नेगेटिव चार्ज। तो आपका कंप्लीटली फिल्ड sp3 ऑर्बिटल होने के कारण या आपका p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रखा है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल इसमें आपका अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पर जो आपका कार्बन आयन है अगर आपका बॉन्डेड है किसी हाइड्रोजन से या अल्काइल ग्रुप से, तो आपके यहाँ पर वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। अगर आपका यहाँ पर जो कार्बन आयन है वो आपका यहाँ पर बॉन्डेड है किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप से, तो उस वक्त आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड आपके फॉर्म हो रखे हैं, तो ऐसे केस में आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रखा है अगर ये आपका किसी अनसैचुरेटेड ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है, अगर आपका किसी ये हाइड्रोजन से या किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो उस वक्त क्या हो रखा है आपका, उस वक्त आपका यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो रखे 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो इसका अगर मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपका उल्टा केस होता है। जैसे हमारा यहाँ पर कार्बोकटाइन पे क्या हो रहा था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो इसमें आपका जस्ट उल्टा केस होता है। वो क्या रहा है यहाँ पर, जो आपका 3 डिग्री कार्बन आयन है, जो आपका 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये आपका सबसे कम स्टेबल है। क्यों कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो 3 एल्काइल ग्रुप लगे ये आपके प्लस साइड इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो प्लस साइड इफेक्ट से होगा क्या, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, कार्बन के ऊपर जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो आपका और इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पर 2 डिग्री है उसमें आपका कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है थोड़ा कम इंक्रीज करेगा, और आपका जो 1 डिग्री है जिसमें आपका एक ही अल्काइल ग्रुप है उसमें आपका बहुत कम करेगा। तो 1 डिग्री जो आपका यहाँ पर कार्बन आयन है तो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है देन 3 डिग्री। तो जस्ट आपका उल्टा केस होता है जैसे आपका कार्बोकटाइन पे होता है। कार्बोकटाइन में क्या था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कार्बन आयन पे क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। रीज़न क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और अगर आपके पास माइनस आई इफेक्ट होते हैं तो आपकी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है। थर्ड क्या आपके पास यहाँ पर वो है कार्बन फ्री रेडिकल। अभी आपके पास हमने कार्बोकटाइन पढ़ा, एक आपका कार्बन आयन आता है, और तीसरा आपके पास यहाँ पर है कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। अभी हमने देखा था कैसे आपके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं होमोलिटिक फिजन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन पे, होमोलिटिक में आपके यहाँ पर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते, तो सेम केस आपका यहाँ पर है। तो इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे आपका कार्बोकटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन आयन पे आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो लिखा है क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ये आपके होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से यहाँ पर बनते हैं। जैसे अभी हमने होमोलिटिक फिजन पढ़ा था वही वाला केस है आपका। जैसे हमारे पास यहाँ पर CZ है तो आपके पास ये बॉन्डिंग पेयर है, ये आपका यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जा रहा है इस Z के पास। ठीक है, तो इसमें आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सेम है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका चले गया कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन चले गया इस Z के पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तभी तो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सेम नहीं होती तो आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक एटम का वो चले जाता है किसी दूसरे एटम के पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा होती है। तो अभी आपकी दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सेम है। तो यहाँ पर आपको मिल गया कार्बन फ्री रेडिकल और ये दूसरा आपका फ्री रेडिकल कोई होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस कार्बन फ्री रेडिकल की। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके यूज़ करता है, और ये आपको यहाँ पर p ऑर्बिटल दिख रहा है जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका p ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है कार्बन फ्री रेडिकल का। तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ तो आपका सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर है जैसा आपका कार्बोकटाइन पे होता है। जैसे आपने कार्बोकटाइन पे ऑर्डर देखा था 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से, वैसे सेम ऑर्डर आपका यहाँ पर फॉलो होता है। जो आपके 3 डिग्री फ्री रेडिकल होते हैं वो आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल से, और जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल वो होते हैं आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। कैसे नाम आप देते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल है तो कैसे हम लिखते हैं CH3 और ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हम छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है, जैसे आपके पास ये है तो इसका नाम कैसे हम देंगे, पहले आप पेरेंट यहाँ पर एल्काइल ग्रुप देखो, 2 कार्बन आपके पास है तो क्या नाम दोगे इथाइल, और ये आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो क्या आपके पास है इथाइल फ्री रेडिकल। तो आपके पास ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया और ये आपके पास यहाँ पर इथाइल फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर की आपसे बात करी, तो जो आपके पास 3 डिग्री रेडिकल है फ्री रेडिकल आपका मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें आपकी क्या है 3 एल्काइल ग्रुप्स है 3 मिथाइल ग्रुप्स है, तो प्लस इफेक्ट शो होगा। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी को आपको इंक्रीज करेंगे, सेम जैसा आपका कार्बोकटाइन पे हो रहा था। जो हमने कार्बोकटाइन की यहाँ पर स्टेबिलिटी देखी थी इसमें सेम जैसा आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था, 3 डिग्री कार्बोकटाइन का ज़्यादा स्टेबल था ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। सिमिलर केस आपका इसमें हो रहा है, जो आपका 3 डिग्री आपका ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और 2 डिग्री में भी आपका ऐसे ही हो रहा है, इसमें आपके 2 अल्काइल ग्रुप्स है तो थोड़ा कम स्टेबल है। 1 डिग्री में आपका एक ही अल्काइल ग्रुप है तो ये और भी कम होगा, और मिथाइल रेडिकल आपका सबसे कम स्टेबल होने वाला है।
और ये आपके जैसे हमने बात करा था, ये आपके रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज होते हैं, जैसे आपके कार्बोकटाइंस हो गया, कार्बोनाइंस, ये आपके रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं। सिमिलर आपके यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये भी आपके यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। अगर इसमें आपके यहाँ पर एडजेसेंट पे पाई बॉन्ड है तो इसमें आपका रेजोनेंस, इसमें अभी आपका रेजोनेंस हो रखा है, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। और इसमें आप देखो, अगर मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ तो जैसे मेरे पास यहाँ पर बेंजाइल फ्री रेडिकल है और मेरे पास सिंपल यहाँ पर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पर मेरे पास एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि इसमें कंजुगेटेड सिस्टम पे आपका यहाँ पर है, तो इसमें आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस साइक्लिक फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया? तो आपके जो फ्री रेडिकल में भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो ये आपके इंटरमीडिएट्स है। पहले आपने फ्री रेडिकल देखा, फिर हमने देखा कार्बोकटाइन, कार्बोनाइंस। अब एक और आता है, एक और आपका यहाँ पर आता है, वो होता है आपका कार्बीन्स। कार्बीन्स देखते हैं आपके क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है आपके पास कार्बीन्स। हमने कार्बोकटाइन देखा, कार्बोनाइंस देखा, हमने यहाँ पर तीसरी चीज़ में आपका फ्री रेडिकल देखा, कार्बन फ्री रेडिकल, और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका कार्बीन्स, ठीक है। जैसे आपका नाइट्रीन्स है वैसे आपका कार्बीन है। तो कार्बीन क्या होता है? कार्बीन आर न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रल आपके यहाँ पर स्पीसी होते हैं, हैविंग अ कार्बन एटम विथ 2 बॉन्ड्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें आपके कार्बन पे 2 बॉन्ड्स ऐसे छोटे होंगे और उसके ऊपर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर कार्बेन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मिथाइलिन की, तो इसमें है क्या आपका CH2 और एक लोन पेयर आपका ऐसा है, CH2 और एक लोन पेयर आपका ऐसा है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर कि ये आपका कार्बीन है, मिथाइलिन है आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बीन्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। रीज़न क्या है यहाँ पर? पहली बात तो आपके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल होने का रीज़न क्या यहाँ पर है? अगर आपने अगर उसमें एक रिएक्शन पढ़ी होगी रायमंड टाइमर रिएक्शन पे, उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल रहता है, वो आप BSc सेकंड ईयर पे देखोगे, क्लास 12 में वैसे आपने पढ़ा है उसमें, तो उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या रहता है? डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2 और एक लोन पेयर आपके पास ऐसा रहता है। तो ये क्या आपके पास, इसे हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, वो भी एक टाइप का आपका कार्बीन है। जैसे ये हम यहाँ पर कार्बन की बात करें तो उसका एक और एग्जाम्पल क्या हो गया? डाइक्लोरोकार्बीन। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने कुछ आपका ऐसे बना रखा, तो इस कार्बन पे आपके एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और Cl यहाँ से आपका बॉन्डेड है, तो ये क्या आपके पास कार्बीन है, ठीक है। तो ये आपके हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि पहली बात तो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रही है, ये आपके इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन सीकिंग क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें अगर हम देखें, इसका अभी ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके 2 शेड पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके 2 शेड पर इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 4 और 6, तो 2, 4, 6 है। अगर इसको एक और लोन पेयर यहाँ पर मिल जाए तो इसका आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको आपका एक और लोन पेयर मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे और मिल गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि ये जो आपकी कार्बीन है ये बहुत रिएक्टिव है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए आपके कार्बन क्या रहते हैं यहाँ पर? हाईली रिएक्टिव होते, हाई रिएक्टिव कंपाउंड है और ऐसा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कार्बन्स आपके रिएक्टिव क्यों होते और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट क्यों करते हैं? तो रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर इनको लोन पेयर मिल गया तो ये आपके यहाँ पर क्या करेंगे, इनका ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स इन्हें मिलेंगे जब, तब इनका यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स सीकिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लविंग नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन्स आर न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग अ कार्बन एटम विथ 2 बॉन्ड्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें आपके 2 बॉन्ड ऐसे छोटे होंगे और कार्बन के ऊपर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये से हम कहते हैं यहाँ पर कार्बन। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, मिथाइलिन हो गया या डाइक्लोरोकार्बन। तो कार्बन आपके हाईली रिएक्टिव होते, और दूसरा ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरफ भी एक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 ही आपके इलेक्ट्रॉन्स है आसपास, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिल गए यहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और स्टेबलाइज हो जाएंगे, इसलिए आपके कार्बन हाईली रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपका होता है क्या है? सबसे पहले ये आपका एक सिग्मा पाई इफेक्ट है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपका ये लगता है। सेकंड, इसमें आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिलता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको इससे मिलते हैं। और तीसरा जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ये आपका डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन एंड एल्किन। इससे आपका कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी और एल्किन की स्टेबिलिटी इससे डिटरमाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है इथाइल कार्बोकटाइन, मैंने CH3 CH2 पॉजिटिव लिया है, इथाइल कार्बोकटाइन। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, कार्बन में हमारे पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और इसके एडजेसेंट में हमारा कार्बोकटाइन है।
तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, जो आपके पास कार्बोकटाइन यहाँ पर है जिसमें आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके जो एडजेसेंट कार्बन है, जो उसका नेबरिंग कार्बन है, उसमें से यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा हूँ। कैसे रिमूव किया, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड H है, C सिंगल बॉन्ड H, इसमें से ये जो बॉन्ड है मैंने कार्बन की तरफ शिफ्ट करा और कार्बन पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जब मैंने आपका नीचे यहाँ पर फेंका तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये आपका वेनिश यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। तो हम मिला क्या यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमें यहाँ पर इथीन मिल गया। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, ये जो मैंने जब ये आपका जो सिंगल बॉन्ड है, ये जब मैंने कार्बन के ऊपर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाले, तो ये जो आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो इस हाइड्रोजन को जब निकला इसे हम कहते हैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट। ये जो आपका हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हुआ इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेट। अब ऐसे ही आपके बहुत सारे हाइपर कॉन्जुगेट बन सकते हैं। अगर इसमें मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पर हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव था, तो एक तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकाला, ये जब मैंने सिंगल बॉन्ड को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करा। अब ऐसे ही मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी आपका सिंगल बॉन्ड इस कार्बन की तरफ फेंक सकता हूँ, यहाँ से भी ये बॉन्ड मैं इस कार्बन की तरफ फेंक सकता हूँ। तो मेरा हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, हाइड्रोजन मेरा यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, हाइड्रोजन मेरा यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। तो ऐसे ही मेरे यहाँ पर क्या बन गए, 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स बन गए। एक हाइपर कॉन्जुगेट तो यहाँ से बना, जब मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो एक हाइपर कॉन्जुगेट तो आपका ये बन गया। एक आपका यहाँ से ही बन सकता था, जब मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ फेंकता, और जब मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ फेंकता तब यहाँ से आपका हाइपर कॉन्जुगेट बन सकता था। तो यहाँ पर आपकी 3 पॉसिबिलिटी थी हाइपर कॉन्जुगेट बनने की। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इथाइल कार्बोकटाइन पे आपके 3 हाइपर कॉन्जुगेट बन रखे। क्लियर हुआ आपका, हुआ क्या यहाँ पर, हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट देख रहे हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर जब ये सिंगल बॉन्ड H का जो आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसको मैंने कार्बन की तरफ शिफ्ट कराया, तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो मतलब यहाँ पर आपका एक हाइपर कॉन्जुगेट है। सिमिलर तरीके से आपका यहाँ से भी हो सकता था, मैं यहाँ से भी आपका इलेक्ट्रॉन्स फेंक सकता था इस कार्बन पे, तो यहाँ से भी आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाता, तो यहाँ से आपको दूसरा हाइपर कॉन्जुगेट मिल जाता, और सिमिलर तरीके से मैं यहाँ से भी कर सकता था। तो ऐसे ही आपके क्या हो जाता, 3 हाइपर कॉन्जुगेट आपको यहाँ से मिल जाते इथाइल कार्बोकटाइन पे। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ मेरे पास यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, CH3 CH पॉजिटिव CH3। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट्स देखूँ तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। ये मैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर फेंकूंगा तो यहाँ से आपका एक हाइपर कॉन्जुगेट मिलेगा। ये सिंगल बॉन्ड को इस कार्बन के ऊपर डालूंगा तो यहाँ से आपको दूसरा हाइपर कॉन्जुगेट मिलेगा। ये सिंगल बॉन्ड को शिफ्ट कराऊंगा इस कार्बन के ऊपर तो आपको तीसरा हाइपर कॉन्जुगेट मिलेगा। सिमिलर तरीके से यहाँ से भी ऐसे ही होगा, ये जब आपका सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आएगा तो ये आपका एक हाइपर कॉन्जुगेट यहाँ से मिला, फिर आपको एक हाइपर कॉन्जुगेट यहाँ से मिलेगा और एक हाइपर कॉन्जुगेट आपको यहाँ से मिलेगा। तो 3 हाइपर कॉन्जुगेट आपको यहाँ से मिले और 3 हाइपर कॉन्जुगेट आपको इस तरह यहाँ से मिले। ठीक है, तो 3 + 3 आपके टोटल कितने हो गए, 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स यहाँ पर हो गए। यहाँ पर कितने मिले आपको, 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स। क्लियर हो गया। अब आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितने ज़्यादा आपके हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे उतना यहाँ पर आपकी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी रहती है। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन। तो यहाँ पर मैंने कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखी है कि जो आपका 3 डिग्री कार्बोकटाइन है वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन, देन 3 डिग्री कार्बोकटाइन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकटाइन, इस तरीके से। ठीक है, जो आपका 3 डिग्री है सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका फाइनल यहाँ पर मिथाइल कार्बोकटाइन। इस तरीके से आपके यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर जाता है। रीज़न क्या है इसका, ड्यू टू मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन काम आते हैं कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। कैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि जितना आपका हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे उतना आपका कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होगी। जितना ज़्यादा आपको हाइपर कॉन्जुगेट मिल रहे हैं उतना आपका यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे इसमें अगर हम देखिए, इसमें आपको 3 हाइपर कॉन्जुगेट मिले और यहाँ पर आपको 6 हाइपर कॉन्जुगेट मिले, तो ये वाला जो आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन है ये आपका ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर है। ठीक है, वैसे हम इसकी स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से बता सकते थे कि यहाँ पर आपके 2 एल्काइल ग्रुप्स है तो यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस इफेक्ट, तो उसकी वजह से भी आपकी स्टेबिलिटी है। लेकिन अभी यहाँ पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स है, हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से मैं 3 हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूँ, तो टोटल मेरे यहाँ पर 3 + 3 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स है। तो इसकी स्टेबिलिटी आपकी इथाइल कार्बोकटाइन से ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑर्डर रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो यहाँ से क्लियर हो आपके हाइपर कॉन्जुगेशन होते क्या है, ये हमारे डिटरमाइन करते हैं कार्बोकटाइन और एल्कीन की स्टेबिलिटी। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि आपका जो रेजोनेंस है और जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन हाइपर कॉन्जुगेशन।
जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है ये लेस इंपॉर्टेंट है देन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जहाँ पर आपको कहीं दिखे कि आपका रेजोनेंस लग रहा है और उसी में आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, या जहाँ पर आपका मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट को देनी है इन कंपेरिजन विद हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उस बात का आपको ध्यान देना है। रेजोनेंस इफेक्ट और जो आपके दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, तो ये होता है आपके यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रीएजेंट। हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट रीएजेंट की बात करी थी। अब रीएजेंट आपके कितने में क्लासीफाई है वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली आपके दो टाइप के रीएजेंट होते हैं। आपका इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट हो गया जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, और दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट हो गया जिसे हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं कि आपका इलेक्ट्रोफाइल या आपका इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट होता क्या है। तो क्या डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ रीएजेंट विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चाहिए रहती है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहाँ पर रहती है। तो रिएजेंट विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक्सेप्ट कर सके, जिसको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर जरूरत है, वो होते हैं आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इलेक्ट्रॉन सीकिंग मतलब इलेक्ट्रॉन सर्च, जिसको जो यहाँ पर करते हैं, जिनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आगे क्या लिखा है यहाँ पर, जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके अटैक करते हैं रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जैसे हमने पहले भी देखा था अभी सबस्ट्रेट रिएजेंट में, जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहीं पर आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके अटैक करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन पहले से डेफिशिएंट रहते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या रहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स उसमें इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं, उनको यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रोटॉन्स यहाँ पर चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो इन पर आपके इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल आपका हाई अटैक करेगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, जहाँ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जहाँ भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। और दूसरी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर क्या लिखा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एस लेविस एसिड। इसे हम लेविस एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि लेविस एसिड हमें पता है क्या होते हैं, जिनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं, जो किसी बेस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं, वो आपके लेविस एसिड होते हैं। जैसे आपका AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, ये सब आपके क्या है यहाँ पर लेविस एसिड्स है। ठीक है, अब आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके पॉजिटिवली चार्ज तो होते ही है, कि आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करूं तो आपके यहाँ पर प्रोटॉन हो गया, SO3H पॉजिटिव हो गया, NO पॉजिटिव हो गया, फिर आपके जो F पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, ये सब आपके क्या यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स है। फिर आपके यहाँ पर CH3CO पॉजिटिव, तो बहुत सारे आपके यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और वैसे ही आपके यहाँ पर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। तो देखो क्या कौन कौन से आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। पहले आपके जितने भी लेविस एसिड्स है, जो भी आपके लेविस एसिड्स है वो सब आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एस लेविस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल को हम लेविस एसिड भी कहते हैं। तो जितने भी आपके लेविस एसिड्स है, AlCl3, FeCl3, ये सब आपके क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो जितने भी लेविस एसिड्स है, जैसे आपका BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, SO3 हो गया, ZnCl2 है, BeCl2 है, FeCl3 है, SnCl2 है, CO2 है, SnCl4 है, तो ये सब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्ट कर रहे हैं। सबको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सब में आपकी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर कमी है। ठीक है, वैसे ही आपके यहाँ पर जो आपके कुछ यहाँ पर डबल बॉन्ड से रिलेटेड है, जैसे आपके यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप हो गया, तो इसमें जो आपका ये कार्बन मैंने स्टार लगा रखा, ये आपका ये दिखा रहा है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चाहिए। सिमिलर तरीके से इसमें देखो RCOCl पे, तो यहाँ पर भी जो कार्बन पे स्टार मैंने लगा रखा, तो ये आपका ये बता रहा है कि इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सिमिलर तरीके से आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे देखो RMgX पे, तो ये आपका Mg जो यहाँ पर है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसके इसमें पॉजिटिव चार्ज आपका आ रखा है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वैसे आपका CH3CN पे देखो, तो यहाँ पर आपका जो कार्बन है आपका नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के शेड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ खींच रखे, तो कार्बन के में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये भी आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्ट करेगा रिएक्शंस पे। वैसे आपका RCl पे यहाँ पर भी आपका सेम है, ये जो आपका R यहाँ पर है एल्काइल ग्रुप, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ये आपका बॉन्डेड है किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ, आपके जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ध्यान देना आपको, न्यूट्रल आपके जो भी लेविस एसिड्स होते हैं वो सब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। जो भी आप यहाँ पर हेलोजिनेशन की रिएक्शन पे देखोगे, नाइट्रोजन की ये आपके जो ब्रोमिनेशन होता है, क्लोरिनेशन होता है, उसमें आपके जो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होते हैं ऐसे लेविस एसिड, वो सब आपके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल रहते हैं। ठीक है, और सिमिलर केस में अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करूँ तो इस पर भी आपका यहाँ पर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, ये जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर पॉइंट,
लिखा है कि फ्री रेडिकल्स कार्बीन्स और जो नाइट्रीन्स है ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स हमने देखा था वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनमें खाली एक ही यहाँ पर क्या रहता है, न्यूट्रल रहते हैं। तो उनको अगर उनको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो पेयर हो जाएंगे, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेंगे हीलियम की। तो वो क्या रहते हैं, हाईली रिएक्टिव रहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करते हैं। सिमिलर तरीके से हमने कार्बीन्स भी देखा था, हमने डाइक्लोरिक कार्बन का एग्जाम्पल देखा था, तो वो भी क्या है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रीज भी आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीज तीनों आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिखा है कि हाइड्रोनियम आयन और जो आपका अमोनियम आयन है इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। H3O पॉजिटिव और जो आपका NH4 पॉजिटिव है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें आपका वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसमें आपका कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, उसकी वजह से ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसके लिए आपका क्या नेसेसरी है, इसमें आपका यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर आपका वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने वाला है। तो H3O पॉजिटिव में हाइड्रोनियम आयन पे और जो आपका अमोनियम आयन है इट विल नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें आपके वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है दोनों पे, इसलिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्ट नहीं करेगा। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इसको हम NU करके दिखा सकते हैं और यहाँ पर हम लोन पेयर करके नेगेटिव करके ऐसे यहाँ पर शो कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को। और इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे शो करते हैं, E पॉजिटिव करके कुछ ऐसे यहाँ पर हम शो करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। तो क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इनको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन्स इनके पास बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिच ये रहते हैं, इनको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। तो क्या डेफिनेशन लिखी है, अ रिएजेंट विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। किसी भी रिएक्शन पे अगर कोई यहाँ पर रिएजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे हम कहते हैं वो रिएजेंट आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जिसमें आपके यहाँ पर जिनके पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। ये ऑलरेडी आपके इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इनके पास भरपूर रहते हैं, लेकिन इनको पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर जरूरत रहती है। तो क्या लिखा है, अटैक रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ पर अटैक करेंगे, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, मतलब जहाँ पर आपके पॉजिटिव सेंटर्स होंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, वहाँ पर आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाले हैं। इलेक्ट्रोफाइल में हमने क्या देखा, वो कहाँ पर अटैक करते हैं, जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। तो क्या लिखा है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। अभी हमने देखा था न्यूक्लियोफाइल आपके इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज लेविस बेस, जैसे हमने लेविस एसिड में देखा था, ये सब आपके यहाँ पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वैसे आपके यहाँ पर जो लेविस बेस है ये सब आपके क्या रहते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब क्या आपके यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स तो होते ही है, खैर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वैसे आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल देख लो, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, RCS2 नेगेटिव। तो बहुत सारी जो भी आपके नेगेटिव आयंस है वो मोस्टली आपके यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है या ऐसा बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स देखें तो अमोनिया हो गया, RNH2 हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, एल्कोहल हो गया। तो इसमें आपके क्या यहाँ पर अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओपन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो ये भी आपके यहाँ पर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इसमें आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे आपका ROH इसमें आपका ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट कर रहा है। तो क्या लिखा है, और आपका ऑल लेविस बेस विच कंटेन लोन पेयर, जितने भी आपके लेविस बेस है जिसमें आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सब आपके यहाँ पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इसमें मैंने क्या कहा था कि आपका जो RMgX है यहाँ पर आपका मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें अगर हम देखें यहाँ पर अगर इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है तो यहाँ पर आपका जो R है, जो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये आपका यहाँ पर क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि ये आपका क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, और Mg क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस बात आपको ध्यान रखना है कि कौन सा यहाँ पर एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। वैसे आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो जो आपका हाइड्रोजन यहाँ पर है ये आपका यहाँ पर क्या करने वाला है, ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलर केस आपका CH3CN पे, तो ये जो आपका नाइट्रोजन पे मैंने स्टार लगा रखा, ये आपका ये दिखा रहा है कि नाइट्रोजन कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने बात करी थी CH3CN की, तो यहाँ पर जो कार्बन है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पर क्या आपका नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंस क्लियर होना चाहिए।
न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पे और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पे, और साथ में आपको एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के। नेगेटिवली चार्ज के तो पता ही चल जाते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के या आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स के, लेकिन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आपकी मेजर यहाँ पर 4 टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। पहला आपका यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन क्या लिखी है, ये आपने क्लास 10 पे भी पढ़ा होगा। दोज रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू अ कार्बन इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट में जिसमें आपका जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर वो डायरेक्टली अटैच है आपका कार्बन एटम के साथ, इज रिप्लेस्ड बाई अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो दूसरा एटम या कोई दूसरा ग्रुप ऑफ एटम आपका क्या कर रहे, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहे। जैसे हमारे पास यहाँ पर मीथेन है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई Cl2 के साथ, तो होगा क्या यहाँ पर ये जो आपका एटम है ये आपका डायरेक्टली बॉन्डेड है इस कार्बन एटम के साथ। वैसे आपके सब हाइड्रोजन आपके सेम यहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा कि ये जो आपका क्लोरीन है जो आपका रिएजेंट यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर इस एटम को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ कि एक एटम आपका गया, उसकी जगह कोई दूसरा आ गया। जैसे हाइड्रोजन आपका यहाँ से गया, उसकी जगह कौन आ गया, Cl आ गया, तो क्या बन गया आपका यहाँ पर CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड आपका यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो इन टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें जो आपका एटम और ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप से। जैसे इसमें आपका सबस्ट्रेट में क्या हुआ, ये जो आपके हाइड्रोजन यहाँ पर है ये आपका रिप्लेस हो गया किससे, क्लोरीन से। तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कोई दूसरा एटम था वो हट गया, उसके बदले कोई दूसरा आ गया। तो इन टाइप की जो रिएक्शन होती है इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये आपका मेजरली यूवी लाइट, ये आपके लाइट के उसमें प्रेजेंस में इसको इनिशिएट कराया जाता है। सेकेंड आपके पास आता है एडिशन रिएक्शन। जो दूसरे टाइप की आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब कोई चीज़ ऐड करना। क्या डेफिनेशन लिखी है, दोज रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर सिंपली एडेड टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और अदर मोलिक्यूल्स। वो रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपके सिंपली किसी भी सबस्ट्रेट में आपकी ऐड कराए जाते हैं, एडेड टू अ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो बेसिकली होता है क्या है इसमें आपका, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर कहें, यहाँ पर आपका क्या होता है, हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। आपके जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ से आपको एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है एडिशन रिएक्शन पे। तो क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड इज लॉस्ट वाइल 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर इथीन है, तो यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर क्या है, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी रिएक्शन जब मैंने Br2 के साथ कराया तो होगा क्या, यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। मतलब हमें यहाँ पर पाई बॉन्ड जो हमारे पास है ये आपका लॉस हो रहा है, और यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स मिल रहे हैं। तो यही चीज़ आपके यहाँ पर लिखा है, इन दिस रिएक्शन एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड इज लॉस्ट वाइल 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो Br2 की रिएक्शन जो आपकी इथीन के साथ हो रखी है, तो होगा क्या, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आपका लॉस हुआ, पाई बॉन्ड आपका यहाँ से चले गया, और होगा क्या, यहाँ पर जो Br2 के आपके 2 एटम्स है, यहाँ पर आपके 2 कार्बन एटम के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे एक पाई बॉन्ड गया और 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे यहाँ पर आ गए। तो इन टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो इसमें होगा क्या, हमारा किसी का एलिमिनेशन नहीं हुआ, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, कोई आइटम आपका गया नहीं, सिंपली क्या हुआ, आपका जो Br2 आइटम है वो आपका यहाँ पर इस सबस्ट्रेट में ऐड हो गया। ठीक है, और हुआ क्या, यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हुआ, और उसके बदले आपके 2 नए सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। यहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर आपके 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। तो यही चीज़ आपके यहाँ पर लिखी है, देखो, इन दिस रिएक्शन एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड इज लॉस्ट वाइल 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो इन टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पर मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो होगा क्या, यहाँ पर देखो, ये जो आपका H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जो आपका H पॉजिटिव है वो आपका चले गया ऑक्सीजन के साथ, और जो आपका Cl नेगेटिव है वो आपका चले गया किसके साथ, इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर चले गया, उसके बदले हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, सिग्मा बॉन्ड्स हमें यहाँ पर मिल गए। तो इन टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो क्या डिफरेंस हमने देखा सब्स्टिट्यूशन पे और एडिशन पे। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, एक आपका जो एटम और ग्रुप है जो आपका सबस्ट्रेट में जुड़ा हुआ है वो आपका रिप्लेस हो जा रहा है किसी दूसरे एटम या ग्रुप से। लेकिन एडिशन में आपका ऐसा नहीं हो रहा है, एडिशन में आपको कोई एटम या कोई ग्रुप आपका जा नहीं रहा है, सबके सब आपके वहीं पर है। लेकिन हो क्या रहा है, आपका
जब आपका कोई दूसरा एटम या ग्रुप आ रहा है उसमें आपका हो क्या रहा है कि जो आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड से आपका सिग्मा बॉन्ड बन जा रहा है, और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड था, आपके पास यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन से, तो पाई बॉन्ड से आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड से आपका डबल बॉन्ड बनता। तो इस तरीके से आपका होता है यहाँ पर एडिशन रिएक्शन पे। तो किसी भी एटम और ग्रुप का यहाँ पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन आपका नहीं रहता, जस्ट आपका यहाँ पर जो रिएजेंट है, जो आपका यहाँ पर एटम या ग्रुप है जो आपका ऐड करने आ रहा है, वो आपका यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर जाता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना है यहाँ पर एडिशन पे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। अब तीसरा जो आता है वो आपका है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट आपका अपोजिट है एडिशन रिएक्शन के। तो एडिशन रिएक्शन में आपका क्या हो रहा था, आपका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा था, मतलब आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कोई सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा था। लेकिन आपका सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड से आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। मतलब सिंगल बॉन्ड से आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, या डबल बॉन्ड से आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है एलिमिनेशन की। एडिशन में क्या हो रहा था, इधर आपका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर क्या होगा, आपका सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या डेफिनेशन है, देखो एलिमिनेशन मतलब कोई चीज़ एलिमिनेट हो रहा है, कोई एटम या कोई ग्रुप आपका यहाँ पर एलिमिनेट होगा। क्या डेफिनेशन लिखी है, एलिमिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम्स इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 1,2-डाइब्रोमो इथेन है, तो इसके रिएक्शन जब मैंने आपका जिंक से कराई, इसको मैंने हीट दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपके Br2 है, जो आपका Br2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपका रिमूव हो जाएगा ZnBr2 करके, और यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा कि कैसे ये आपका आता है यहाँ पर। तो होगा क्या, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या आ गया, आपका डबल बॉन्ड है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आपका Br2 का एलिमिनेशन हो रखा है। जो आपके यहाँ पर Br2 है, Br जो आपके दो आइटम्स थे, यहाँ पर इसका एलिमिनेशन हो रखा है और यहाँ पर इसने ZnBr2 बना दिया है। तो ये आपके यहाँ पर होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर आपका कोई एटम या कोई ग्रुप एलिमिनेट होता है। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आती है। यहाँ पर देखो बोला क्या है, इन दिस रिएक्शन 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर लॉस एंड न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इसमें अगर हम देखें, आपके 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो रखे हैं, लॉस हो रखा है, इनका लॉस हो रखा है, और आपके यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। जो आपका CBr और CBr है, यहाँ पर आपके 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रखे, तो इन दोनों का लॉस हो गया, यहाँ से आपका Br2 निकल गया, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, आपका डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, या आपके डबल बॉन्ड यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो आपका सिंगल बॉन्ड से क्या बना है, डबल बॉन्ड बना है। एडिशन में आपका इसका उल्टा होता था। फोर्थ देखो क्या आपके पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या हुआ है, क्या बोला है, इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में आपके जो एटम और ग्रुप माइग्रेट करते कुछ और यहाँ पर बनाने के लिए कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मिथाइल इथाइल कीटोऑक्साइड है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसा यहाँ पर है, CH3C डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CH2CH3। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आपके जो एटम और ग्रुप है ये अपनी जगह से माइग्रेट करके किसी दूसरे साइड में चले जा रहे और कोई दूसरा आपका यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करते थे। तो क्या फॉर्म किया यहाँ पर इन्होंने, N मिथाइल प्रोपेनामाइड। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर है नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, नाइट्रोजन निकला नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट हो रखा है। तो यहाँ पर आपका CH3NH CO CH2 CH3 फॉर्म हो गया। तो N मिथाइल प्रोपेनामाइड आपका यहाँ पर फॉर्म हो रखा है। तो ये आपकी होती है यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे आपने यहाँ पर क्लेसन रीअरेंजमेंट पढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे आपके रीअरेंजमेंट की रिएक्शन होती है, जो आपने यहाँ पर PSC सेकेंड ईयर पे आप देखोगे, यहाँ पर कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म ने देखी हुई है। जैसे आपका क्लेसन रीअरेंजमेंट है, और भी आपके यहाँ पर रीअरेंजमेंट आती है। तो वैसे हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो उस पर भी आपका यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रखा है। ठीक है, तो ये होता है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो बेसिकली आपकी 4 टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन आ गया, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, और फोर्थ आता है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। तो बेसिकली आपकी 2 टाइप की मैकेनिज्म होती है, एक होता है आपका पोलर और आयोनिक मैकेनिज्म, और दूसरा आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पोलर और आयोनिक मैकेनिज्म का। तो पोलर और आयोनिक मैकेनिज्म क्या हुआ, पोलर मतलब समझ में आ रहा है आपको कि एक जगह पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी जगह पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म अप्लाइज टू ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक प्लेस। जिसमें आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, वहीं पर आपकी इन टाइप की मैकेनिज्म आपको यहाँ पर दिखेगी। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन मतलब कि आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपके दोनों बॉन्ड पेयर्स है, वो आपके एक ही एटम के ऊपर आ जाते हैं। होमोलिटिक में क्या होता था, दोनों आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलता था A को और एक इलेक्ट्रॉन मिलता था B को। लेकिन हेट्रोलिटिक में क्या होता है, दोनों जो आपके बॉन्ड पेयर है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों आपके एक ही एटम के पास आ जाएंगे। और किस एटम के पास आते थे, जो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर होता था।
ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वजह से उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक में आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। ये हमने हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पे देखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म अप्लाइज टू ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन टेक प्लेस। जहाँ पर आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा वहीं पर आपको पोलर और आयोनिक मैकेनिज्म दिखने वाली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डेवलप्स पोलैरिटी बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये आपका क्या कह रहा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपके पोलैरिटी को यहाँ पर डेवलप कैसे कर रहे हैं, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक और इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमने प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने देखा हुआ है। क्या होता है आपका, जैसे आपका यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप है, वो आपका क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो क्या करेगा, किसी भी आपके जो ग्रुप की उसकी इलेक्ट्रॉन कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो ऐसी आपका क्या होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका पोलैरिटी जनरेट होगी। जैसे हमने बात करी थी आपका CH3Cl की, मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, तो क्लोरीन क्या है, उसमें आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के क्लोरीन के पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और मिथाइल पे आपका पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला है दूसरा पॉइंट कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डेवलप्स पोलैरिटी बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट से हो सकता है या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हो सकता है। मतलब कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट हो कैसे रखी है, या तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट से हुई होगी, या तो मेसोमेरिक इफेक्ट से हुई, या तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हो रखी है, और तीनों इफेक्ट हमने देखे हुए हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कैन बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो जब आपके यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, मतलब कि एक जगह आपका पार्शियल पॉजिटिव आ गया और एक जगह आपका पार्शियल नेगेटिव आ गया। तो इसमें क्या हो सकता है आपका, ये कैसे अटैक करेंगे, इसमें आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल इनमें अटैक कर सकते हैं। जहाँ पर आपका पॉजिटिव सेंटर होगा वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जहाँ पर आपका नेगेटिव सेंटर होगा वहाँ पर आपका क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट में पॉजिटिव सेंटर होगा वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, और जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट में क्या होगा, नेगेटिव सेंटर होगा वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर बन कैसे रखे, ड्यू टू पोलैरिटी। जब आपकी सबस्ट्रेट में पोलैरिटी जनरेट हो रखी है, और वो पोलैरिटी जनरेट कैसे हो रखी है, इंडक्टिव इफेक्ट से, मेसोमेरिक से या इलेक्ट्रोमेरिक से। फिर देखो क्या बोला है, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये आपका डेफिनेशन है पोलर मैकेनिज्म है आयोनिक मैकेनिज्म की। द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऑन द पोलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज रिफर्ड टू एज पोलर और आयोनिक मैकेनिज्म। क्या बोला है, वो मैकेनिज्म रिएक्शंस में जो आपके मैकेनिज्म है जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का अटैक हो रखा किसमें, पोलर सबस्ट्रेट में, उसे हम कहते हैं पोलर मैकेनिज्म या आयोनिक मैकेनिज्म। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पोलर सबस्ट्रेट है, मेरे पास एक यहाँ पर पोलर AB मॉलिक्यूल है, तो A में मेरा पॉजिटिव चार्ज है, B में मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आपकी पोलैरिटी जनरेट हो रखी है। तो जो आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वो अटैक करने वाला है इस A पॉजिटिव पे, और जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो आपका अटैक करेगा इस B नेगेटिव में। क्लियर हुआ, यही चीज़ हम ऊपर कह रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल है इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वो आपका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जहाँ पर आपके पॉजिटिव सेंटर होंगे वहाँ पर ये अटैक करेगा, और जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करने वाला है B नेगेटिव में। तो ये पर यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है। फिर क्या बोला है नीचे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वाइल द लाइक चार्जेस रिपेल, ये आपका बेसिस है ऑफ ऑल पोलर मैकेनिज्म। तो जितने भी आपके यहाँ पर पोलर मैकेनिज्म आप देखोगे उसमें आपका इसी प्रिंसिपल के बेसिस में आपका काम हो रहा है कि जो आपके अनलाइक चार्जेस है वो आपके अट्रैक्ट करने वाले, और जो आपके लाइक चार्जेस है वो आपके यहाँ पर रिपेल करेंगे। मतलब कि जो आपके यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है इसमें आपका नेगेटिव चार्ज है, और जो आपका A पॉजिटिव है इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो जो आपके अनलाइक चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव वो आपके अट्रैक्ट करने वाले, और जो आपके अनलाइक चार्जेस है जैसे आपका यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, ये आपके यहाँ पर रिपेल करेंगे। तो ये आपका बेसिस प्रिंसिपल है पोलर मैकेनिज्म का। तो ये होती है आपकी पोलर मैकेनिज्म या आयोनिक मैकेनिज्म। दूसरा क्या आता है, वो आता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक था आपका पोलर और आयोनिक मैकेनिज्म, और दूसरा क्या आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने देखा हुआ है फ्री रेडिकल्स में कि आपका जहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन होता है वहाँ पर आपको फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। तो क्या लिखा है, अप्लाइज टू ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन टेक प्लेस। जैसे मेरे पास AB मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा A को और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा B को। तो यहाँ पर जो आपके प्रोड्यूस हो रखे ये आपके यहाँ पर फ्री रेडिकल्स है। तो क्या बोला है, द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स फ्रॉम अ रिएजेंट बाय अ होमोलिटिक फ्यूजन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे आपको यहाँ पर फ्री रेडिकल्स मिलते हैं फ्रॉम अ रिएजेंट। किसी भी रिएजेंट में से आपको यहाँ पर फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। जैसे आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है,
मान के चलिए आपके यहाँ पर हेलोजिनेशन हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है, तो उसमें आपका जो Cl2 मॉलिक्यूल है वहाँ से आपको फ्री रेडिकल जनरेट होगा। जैसे आपको क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हुआ, तो पहला स्टेप क्या है आपका यहाँ पर, रिएजेंट में से आपको फ्री रेडिकल मिल रहा है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, दीज फ्री रेडिकल्स कैन देन अटैक द सबस्ट्रेट टू गिव द प्रोडक्ट। फिर ये जो आपके फ्री रेडिकल्स है, जैसे आपके पास Cl फ्री रेडिकल है, आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है, अब वो आपके सबस्ट्रेट में यहाँ पर अटैक करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर एल्काइल फ्री रेडिकल आ गया, अब ये अटैक किस में कर रहा है, जो आपके पास सबस्ट्रेट है, जो आपके पास AB यहाँ पर पूरा कंपाउंड है, इसमें आपका अटैक करेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका जो फ्री रेडिकल है आपके बहुत रिएक्टिव है, तो यहाँ पर ये आपके A पे अटैक करेगा, यहाँ पर इसने RA बना दिया कंपाउंड, और यहाँ से अलग BA आपका फ्री रेडिकल निकल गया। तो B फ्री रेडिकल आपका यहाँ से अलग हो गया और RA यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो क्या डेफिनेशन लिखी है देखो, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जिसमें आपका फ्री रेडिकल्स का अटैक हो रखा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, उसे हम कहते हैं, इन टाइप के मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म देखने वाले हैं और आपका लास्ट यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल हो गया या फिर आपके और जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें आता है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लोरीनेशन करवा रखा है, मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल यहाँ पर है और Cl2 मैंने यहाँ पर लिया, यूवी लाइट के प्रेजेंस में आपके यहाँ पर रिएक्शन हो रखी है और आपको मिल रखा है यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। तो इसके मैकेनिज्म यहाँ पर हम देखते हैं, 3 स्टेप में आपकी मैकेनिज्म होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मैकेनिज्म है। और हर एक जो भी आप यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आगे देखोगे कभी भी किसी भी रिएक्शन पे, जहाँ पर भी आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिख रही है, उसमें आपके ये 3 स्टेप ही फॉलो होते हैं। पहला रहता है इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है प्रोपगेशन स्टेप और तीसरा होता है टर्मिनेशन स्टेप। तो कोई भी आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर कर रहे हो तो उसमें आपके 3 मैकेनिज्म्स ही यहाँ पर होती है। तो पहला क्या है आपका यहाँ पर इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप क्या है आपका, लिखा है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगोस होमोलिटिक फिजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ये जो आपके पास Cl2 यहाँ पर है ये आपका एक रिएजेंट है और जो आपके पास CH4 है ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो होगा क्या हमारा यहाँ पर, अभी हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले आपको रिएजेंट में से आपको फ्री रेडिकल मिलता है। तो यही चीज़ आपके यहाँ पर लिखी है इनिशिएशन स्टेप में कि जो आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है यहाँ से इसका होमोलिटिक फ्यूजन होगा जिसकी वजह से आपको क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिल रखे। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन का क्या हुआ, यहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन हो रखा और यहाँ से आपको क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिल रखे। तो यहाँ पर आपको 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिल गए। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, क्या लिखा है देखो, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स द मीथेन मॉलिक्यूल टू गिव मिथाइल फ्री रेडिकल। अब जो आपको यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल रखा है ये अटैक करने वाला है इस सबस्ट्रेट पे, जो आपके पास CH4 है मीथेन, इसमें आपके यहाँ पर अटैक करेगा। तो होगा क्या देखो, इसमें आपका जब आपका Cl फ्री रेडिकल, जो आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल जब इस मीथेन पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, मिथाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ से आपका HCl अलग हो जाएगा। तो मतलब CH4 में से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के पास चले गया तो यहाँ से इसने HCl बना दिया और यहाँ पर आपका CH3 फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या आपको यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल मिल गया। अब जो आपका मिथाइल फ्री रेडिकल है अगेन ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ अटैक करने वाला है। जो आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल है ये फिर से आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल से अटैक करेगा और यहाँ से इसने CH3Cl बना दिया मिथाइल फ्लोराइड और एक और फिर से यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया। तो आपके जो ये स्टेप है आपके चलते रहते हैं। लिखा है कि दिस प्रोपोगेशन स्टेप आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो प्रोपोगेशन स्टेप में हुआ क्या, जो आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है उसने आपका सबस्ट्रेट में अटैक किया, यहाँ से आपको मिथाइल फ्री रेडिकल मिला CH3 जो आपका फ्री रेडिकल है। अगेन फिर आपका जो CH3 फ्री रेडिकल है ये वापस आपका क्लोरीन के साथ जो आपके पास रिएजेंट था फिर आपका उसके साथ अटैक कराया, फिर आपको यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड मिला और फिर से आपका जनरेट हो गया यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये जो आपका प्रोपोगेशन स्टेप है आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, थर्ड देखोगे आपके पास तीसरा जो आपका स्टेप यहाँ पर है वो है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जितने भी आपके फ्री रेडिकल्स यहाँ पर है वो सब आपके कंबाइन होके एक कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मेरे पास Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल था, दोनों कंबाइन हो गए Cl2 बना दिया। CH3 फ्री रेडिकल है और Cl फ्री रेडिकल है, दोनों कंबाइन हो गए CH3Cl बना दिया। वैसे आपके पास CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी आपका मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर इथेन बना दिया। तो जितने भी आपके फ्री रेडिकल यहाँ पर बचे वो सब आपके यहाँ पर कंबाइन होकर कोई ना कोई यहाँ पर कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। तो ये आपके यहाँ पर मैकेनिज्म रहती है। पहला इनिशिएशन स्टेप जिसमें आपका फ्री रेडिकल्स बने हुए। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, जो आपका फ्री रेडिकल है वो अटैक कराएगा सबस्ट्रेट में। ठीक है, टर्मिनेशन में क्या होगा, जितने भी फ्री रेडिकल्स है वो सब आपके कंबाइन होके कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। तो ये होती है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
दूसरी जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमने बहुत बार देखी हुई है, हमने नाइट्रेशन की बात करी, हमने हेलोजिनेशन की रिएक्शन देखी, हमने सल्फोनेशन देखा, तो बहुत सारी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी है और आगे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अरेंज एरोमेटिसिटी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसकी मैंने रिएक्शन करा दी आपके Br2 के साथ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर हेलोजिनेशन करा रहा हूँ, हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बेंजीन रिंग है, एक एरोमेटिक कंपाउंड मेरे पास है बेंजीन, इसकी रिएक्शन मैंने Br2 के साथ करा दी विद द जो आपका कैटलिस्ट है FeBr3। FeBr3 जो आपके पास यहाँ पर ये आपका लेविस एसिड है। ठीक है, आप चाहो तो FeCl3 भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ब्रोमो, बेंजीन और HBr आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। अब ये जो आपकी रिएक्शन है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल आपका आ रहा है सब्स्टिट्यूट कराने, मतलब कोई आपका एटम और ग्रुप गया, उसकी जगह आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके आ गया। अब वो इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या, वो हमें मैकेनिज्म में पता चलेगा। तो स्टेप 1 क्या रहता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और यही स्टेप्स आपके हर उसमें फॉलो होते हैं। कोई भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखोगे तो यही स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान देने हैं। तो स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन। कोई भी आप देखो, नाइट्रेशन देखोगे, हेलोजिनेशन देखोगे, सल्फोनेशन देखोगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन है, तो जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हो उसमें आपके सेम स्टेप्स फॉलो होने वाले हर उसमें। और सिमिलर केस था आपका फ्री रेडिकल पे भी। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे हो रखा, हमारे पास रिएजेंट क्या है, Br2 मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ FeBr3। जो मेरे पास लेविस एसिड है इसके साथ में इसकी रिएक्शन करा दी। तो लेविस एसिड के आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चाहिए। तो ये जो आपका Br मॉलिक्यूल है ये आपका ब्रेक करेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, Br पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। और ये जो आपका यहाँ पर Br है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके किसके पास चले गया, FeBr3 के पास चले गया, और इसने यहाँ पर बना दिया FeBr4 नेगेटिव। क्योंकि ये आपका जो FeBr3 है ये आपका लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इस पर। ठीक है, तो लेविस एसिड का मैंने रिएक्शन कराई है किसके साथ, Br2 के साथ। जो आपका Br एटम है वो आपका इलेक्ट्रॉन लेके चले गया FeBr3 के साथ, FeBr4 नेगेटिव बना दिया, और यहाँ पर आपका बस पॉजिटिव चार्ज रह गया, मतलब Br पॉजिटिव आपको यहाँ पर मिला है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, कौन सा है, Br पॉजिटिव है। स्टेप 2 में क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करने वाला है बेंजीन रिंग में टू फॉर्म अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन। तो स्टेप 2 में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके बेंजीन रिंग में जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें आपका अटैक कराएगा और आपको कार्बोनियम आयन यहाँ पर मिलता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, और ये मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर मेरे पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये मेरे आपके एक्सपोज रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सपोज रहते हैं। तो क्या करेगा, ये जो आपका पाई बॉन्ड है अटैक करने वाला है इस इलेक्ट्रोफाइल पे, यहाँ पर आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इस पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है इस पर, और Br जब आपका यहाँ पर आया ऑर्थो पोजीशन पे तो यहाँ पर कुछ ऐसे इसने बॉन्ड बना दिया। ये स्टेप आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो अटैक, यहाँ भी करा सकते हो अटैक। तो मैंने यहाँ पर आपका अटैक कराया, यहाँ पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या करेगा, आपका ब्रेक करेगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। जब आपका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने अटैक कराया किस पर, इस Br पॉजिटिव पर, इलेक्ट्रोफाइल पर, तो होगा क्या, यहाँ पर ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब यहाँ पर आपकी कार्बन की वैलेंसी कम होगी, क्योंकि आपका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। जो आपके p ऑर्बिटल यहाँ से चले गए तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसमें आपका वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब इस कार्बन पे क्या है, आपका एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन तो आपका ऑलरेडी पहले से इस कार्बन पे होगा, और Br जब आपका यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर CBr करके बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इतने एरिया पे आपका ये पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये बॉन्ड को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो यहाँ पर आपका इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगेन ये बॉन्ड को यहाँ पर फेंकूंगा तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो इतने पूरे एरिया पे आपका यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये आपका पूरा रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पर बन रखा है। कौन से एरिया पे, इतने एरिया पे पूरा, ये जो आपका एरिया यहाँ पर है जितना हमने यहाँ पर रेजोनेंस करा हुआ है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, रेजोनेंस हाइब्रिड मिल रखा है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टेप 2 जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पर और आपको कार्बोकटायन देता है, और आपको जो कार्बोकटायन है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है 3 स्ट्रक्चर्स का। क्लियर हो गया, तो ये होता है आपका स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 क्या है आपका, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू गिव द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, आपका प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो रहा है और उससे हमें एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल रखा है। स्टेप 2 में क्या था आपका, स्टेप 2 में आपको कार्बोकटायन मिला था। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होगा, अभी ये देखो आपका ये पूरा आपका जो है ये आपका एरोमेटिक नहीं है, कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, यहाँ पर ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, FeBr4 नेगेटिव से कराई, जो हमें यहाँ पर स्टेप 1 पे जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर होगा क्या, ये आपका अटैक करने वाला है इस प्रोटॉन पे, ये बॉन्ड आपका नीचे शिफ्ट होगा और इसकी वापस एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगी।
आपका जो पूरा कंपाउंड है आपका अब एरोमेटिक बन चुका है। पहले अभी आपका एरोमेटिक नहीं था, ठीक है। जब आपका ये प्रोटॉन यहाँ से गया, ये बॉन्ड आपका नीचे उतरा, तो ये आपका जो पूरा कंपाउंड है ये आपका एरोमेटिक हो चुका है। तो ये जो आपको यहाँ पर मिला है ये आपका ब्रोमोबेंजीन है। यहाँ से आपका HBr अलग हो गया और वापस आपको यहाँ पर लेविस एसिड रीजनरेट हो गया। जो आपके पास यहाँ पर कैटलिस्ट था वो आपको फिर से यहाँ पर मिल गया। तो 3 आपके यहाँ पर स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला आपके यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिला। स्टेप 2 पे आपको कार्बोनियम आयन मिला है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और तीसरा क्या मिला आपको यहाँ पर, तीसरे में आपको प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो रखा है और यहाँ से आपको वापस ब्रोमोबेंजीन मिल गया। जो आपके पास यहाँ पर रेजोनेंस, जो आपके पास पूरा ये एरोमेटिसिटी यहाँ पर रिगेन हो रखी है और वापस आपको यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन मिल गया और यहाँ से आपका जो लेविस एसिड है वापस FeBr3 वो आपका रीजनरेट हो गया। तो 3 स्टेप में आपकी रिएक्शन होती है। थर्ड आपके पास आता है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने इलेक्ट्रोफिलिक देखा, फ्री रेडिकल देखा। अब तीसरी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी हमने इसकी वीडियो पहले देखी है, इसको हम डिटेल पे बाद में डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर पे। जैसे हमने देखा हुआ है फिर से हम डिस्कस कर लेंगे वाले चैप्टर पे। तो बेसिकली आपने क्लास 12th में भी देखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN करके भी दिखाते हैं। S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N मतलब होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो मेरे पास कोई बेसिक से रिएक्शन है, इसमें आपका होता क्या है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका अटैक कराता है सबस्ट्रेट में और यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, एल्कोहल। जैसे मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मेरा क्या था, OH नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैंने अटैक कराया इस अल्काइल हैलाइड पे, यहाँ से मिल गया मुझे ROH। तो बेसिकली इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कराता है किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो बेसिक रिएक्शन मेरे पास यहाँ पर है, मेरे पास अल्काइल हैलाइड है RX करके, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी OH नेगेटिव जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो होगा क्या हमें यहाँ पर आपका जो X है आपका लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से हट गया और यहाँ से हमें मिल गया ROH। अब इसके मैकेनिज्म हम देखते हैं। बेसिकली आपके 2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। पहला होता है आपका SN2 जिसे हम कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है आपका SN2 रिएक्शन। तो होती क्या है आपका यहाँ पर लिखा है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे मैंने NSR से दिखा रखा है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन में क्या होता है आपका कि जो आपका रेट है, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट है वो आपका यहाँ पर रिएक्टेंट के जो आपके यहाँ पर है, इसमें जो आपके यहाँ पर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और जो आपके यहाँ पर ये रिएजेंट है जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसमें आपका डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली इसमें आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है। इसमें आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है, मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के। क्लियर हो रहा है। SN2 में आपका यहाँ पर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, जो आपका रेट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के प्लस न्यूक्लियोफाइल के। तो हुआ क्या यहाँ पर देखो मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। यहाँ पर हम SN2 की मैकेनिज्म देख रहे हैं, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो हमारे पास यहाँ पर है क्या देखो, तो हमारे इसकी मैकेनिज्म होती कैसे देखो। हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव हमारे पास ऐसा न्यूक्लियोफाइल है और मिथाइल ब्रोमाइड हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर OH नेगेटिव आपका यहाँ पर बैक साइड अटैक करता है इस कार्बन पे। अब इसका बैक साइड अटैक करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो OH नेगेटिव है ये भी आपका नेगेटिव चार्ज है इसमें, और आपका जो ब्रोमीन ये है, ब्रोमीन आपका जो एटम है ये भी आपका इसमें नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ब्रोमीन के पास भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों यहाँ पर क्या करेंगे एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम बैक साइड अटैक कराते हैं। आपके सामने से अटैक नहीं होगा कार्बन पे, बैक साइड अटैक हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो लाइक चार्जेस है वो आपके रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो OH नेगेटिव आपका यहाँ पर बैक साइड अटैक करेगा। तो जब आपके यहाँ पर बैक साइड अटैक यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर एक आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक आपका इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जो आपकी अनस्टेबल है। देखो यहाँ पर आपका कैसे बना है, कार्बन आपके यहाँ पर 5 एटम से बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर है, एक आपका ब्रोमीन से और एक आपका OH नेगेटिव से यहाँ पर बॉन्डेड है। तो आपका यहाँ पर कार्बन 5 एटम से बॉन्ड हो रखा है, ठीक है। अब ये आपका कार्बन, तो इसकी वैलेंसी तो आपकी 4 ही रहती है, कार्बन आपके 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये जो आपके यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है, जो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, ये आपकी अनस्टेबल स्टेट यहाँ पर है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ से आपको जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है जो आपका Br नेगेटिव है ये आपके यहाँ से रिमूव हो जाता है और OH आपके यहाँ से अटैच हो जाता है। अब जो आपके यहाँ पर CBr का जो आपके यहाँ पर बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के बीच का, यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आपकी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको मिलती कहाँ से, वो एनर्जी मिलती है जो आपके यहाँ पर COH बॉन्ड फॉर्म होने से लिबरेट हो रखी है। जब आपके यहाँ पर COH बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उससे जो आपकी एनर्जी लिबरेट हो रखी है वो मिल जाती है आपके CBr को। कार्बन और Br के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसका रिक्वायरमेंट कहाँ से होती है, वो आपको यहाँ से मिलती है। जब आपका COH बॉन्ड फॉर्म होगा तो जो कुछ भी एनर्जी यहाँ से लिबरेट हो रही है वो आपकी चली जाती है CBr के पास इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ से आपका जो Br ये है, Br एटम है, यहाँ से आपका निकल जाता है Br नेगेटिव के फॉर्म पे, जो आपका एक लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, और OH आपके यहाँ पर अटैच हो जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, मिथाइल एल्कोहल। तो ये इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये आपका एक कुछ अम्ब्रेला टाइप का है, कि अम्ब्रेला अगर हम उल्टा कर दे अम्ब्रेला को तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड लाइक एन अम्ब्रेला ब्लोन इनसाइड आउट। तो एक टाइप का यहाँ पर जो अम्ब्रेला आपकी जब उल्टी हो जाती है तो उस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है, तो वैसे आपको यहाँ पर मिल रखा है मिथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर क्या लिखा है, द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन। जो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मिला है इसको हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है। तो ये आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन से होती है SN2 रिएक्शन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि SN2 में जो आपका रेट है वो आपका यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के, मतलब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपका 2 है। ठीक है। दूसरी बात कि आपका एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में आपकी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इन्वर्जन और कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है आपका, बीच में आपकी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है जो एक अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका 2 ब्यूटीन। ये आपको 80% यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट मिल रखा और 20% आपका 1 ब्यूटीन होता है मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि जब भी आपके यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, जब भी आपके यहाँ पर वो किसी एल्काइल हैलाइड पे अटैक करा रहा है जहाँ पर उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है या वो आपका यहाँ से भी अटैक कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें वो देखना है जहाँ पर आपको ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पर सेट ज़ेफ रूल लगाना है, मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मोर द स्टेबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ब्यूटीन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मिल रहे देन 1 ब्यूटीन। ठीक है। ये आपका ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है देन 1 ब्यूटीन से, तो ये आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। मतलब कहाँ पर अटैक करेगा, OH नेगेटिव आपका इस प्रोटॉन पे जाके, इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड फिर आपका शिफ्ट होगा और यहाँ से प्रोटॉन आपका निकल के H2 मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है जब आपके कुछ इस तरह के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा था, ये आपका यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म था, और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 2 टाइप की आपकी मैकेनिज्म रहती है एडिशन रिएक्शन की, एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहता है और दूसरा आपका यहाँ पर रहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई जनरल रिएक्शन है, मैंने एल्किन ले रखा है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HBr से, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रखा, इथाइल ब्रोमाइड मिल रखा है। तो जैसे मैंने कहा था कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन है आपका जस्ट अपोजिट है एडिशन के, तो ये भी आपका अपोजिट हो गया सब्स्टिट्यूशन के। तो होगा क्या, इसमें आपका डबल बॉन्ड से आपको सिंगल बॉन्ड मिल रखा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मिल रहा था, मतलब जस्ट अपोजिट हो रहा था एडिशन का। इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड मिल गया। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मैकेनिज्म होती कैसे है, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे। तो पहला स्टेप आपका देखो यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 है हाइड्रोजन ब्रोमाइड गिव्स H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। जो आपके पास रिएजेंट है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हमें यहाँ पर H पॉजिटिव दे रहा है और Br नेगेटिव दे रहा है। अब ये जो आपका H पॉजिटिव है ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा, और जो Br नेगेटिव है ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा। तो स्टेप 1 में तो क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है ये आपके अटैक कराने वाला है इस पाई बॉन्ड पे, ये आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके एक्सपोज्ड है, इसमें आपके यहाँ पर अटैक कराएगा और यहाँ से आपको कार्बोनियम आयन मिल जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव। क्लियर हो गया। पहले स्टेप में आपको मिला है इलेक्ट्रोफाइल, और वो सेकंड स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इस सबस्ट्रेट में, इस एल्कीन में आपका अटैक कर रहा है डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर मिल गया आपको कार्बोनियम आयन, मतलब कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपका एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो आपके पास कार्बोनियम आयन मिला है ये अटैक कराने वाला है Br नेगेटिव के साथ, ये आपका रिएक्ट कराएगा न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव के साथ। Br नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, जैसे हमने अनलाइक चार्जेस की बात करी थी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपके कंबाइन होंगे और यहाँ से बना दिया इसने CH3CH2Br, और यहाँ मिल गया आपको इथाइल ब्रोमाइड। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, बस आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराने वाला है पाई बॉन्ड पे, कार्बोनियम आयन जनरेट होगा, फिर वो आपका न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कराएगा और यहाँ से आपको दे देगा इथाइल ब्रोमाइड। अब अगर बाई चांस मेरे पास यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है, अभी तक तो मेरे पास इथीन था वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अभी मेरे पास यहाँ पर प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर इसकी रिएक्शन जब मैं HBr के साथ कराऊंगा तो अब क्या आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि आपका जो Br नेगेटिव है, सॉरी मतलब जो आपके पास Br नेगेटिव है वो आपके यहाँ पर अटैक कर सकता है इस कार्बन पे भी या इस कार्बन पे भी। 2 चांसेस है कि जो आपका Br नेगेटिव है वो आपका यहाँ पर भी अटैक कर सकता है या आपका यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो कहाँ पर अटैक करेगा ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर प्रोपीन मिल रहा है, तो हमेशा ये आपका जो रिएक्शन होगी आपकी मार्कोनी एडिशन से ही रिएक्शन होने वाली है। होगा क्या कि जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, मार्कोनी एडिशन कहता है क्या, ये आपने क्लास 11th में देखा है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो कहाँ पर जाने वाला है, जहाँ पर आपके लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे जो आपके बॉन्डेड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। जो आपके लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है
जो आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है वहाँ पर जाके आपका नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करने वाला है। तो ये होता है आपका मार्कोनी एडिशन। तो फिर समझते हैं मार्कोनी एडिशन क्या है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, जैसे HBr है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो है Br नेगेटिव, तो कहाँ पर जाके अटैक करेगा, ये आपके उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहाँ पर आपके लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ पर बॉन्डेड है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ नहीं देखना है, जो आपकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहाँ पर आपको देखना है। तो Br नेगेटिव कहाँ पर अटैक करने वाला है, इस कार्बन एटम पे आपका अटैक करेगा। तो मिलेगा कि आपको यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब Br नेगेटिव यहाँ पर अटैक किया तो क्या मिला, CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेसिकली ये समझ सकते हो कि जो आपका H पॉजिटिव वाला पार्ट है, रिएजेंट का जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहाँ पर चले गया, जहाँ पर आपके ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर चले गया, जहाँ पर आपके लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। क्लियर हो गया। और दूसरा क्या मिला आपको, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये जो आपको मिला यहाँ पर कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड आपको ये नहीं मिलने वाला है, आपको मेजर कंपाउंड यहाँ पर क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आपका यहाँ पर मार्कोनी एडिशन लिखा है, जब मार्कोनी एडिशन लिखा है क्या है, अगर आपके यहाँ पर सिंपल अगर आप देख रहे हो कि आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे आपके पास प्रोपीन है, उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो HBr के साथ, तो आपको यहाँ पर अगर मार्कोनी एडिशन नहीं भी लिखा है तो फिर भी आपको यहाँ पर मार्कोनी एडिशन लगाना है। अगर यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि एंटी मार्कोनी एडिशन है, आपके पेरोक्साइड इफेक्ट में हो रहा है, तब यहाँ पर आप एंटी मार्कोनी एडिशन लगाओगे, वरना आप मार्कोनी एडिशन यहाँ पर लगाओगे। और मार्कोनी एडिशन में क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो जा रहा है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, और एंटी मार्कोनी एडिशन का इसका उल्टा हो जाता है। एंटी मार्कोनी में जो आपका Br नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है रिएजेंट का, वो जाता है जहाँ पर आपके ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे जो आपके कार्बन से बॉन्डेड है, वो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब लास्ट जो आता है इसमें आपका, इस चैप्टर का जो लास्ट आपका टॉपिक है, लास्ट जो मैकेनिज्म है, वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, उसमें आपका इलेक्ट्रोफिल अटैक कर रहा था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आपका न्यूक्लियोफिल अटैक करता है। तो मेरे पास जैसे यहाँ पर एसीटोन है CH3COCH3, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो यहाँ पर इसने आपको दे दिया यहाँ पर साइनोहाइड्रेट। ठीक है, जहाँ पर आपका कार्बन पे OH और कार्बन पे CN है, आपको साइनोहाइड्रेट यहाँ पर मिल रखा है। तो स्टेप 1 क्या होगा आपका, यहाँ पर जो रिएजेंट है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ पर आपको H पॉजिटिव मिलेगा और साथ में CN नेगेटिव मिलेगा। अब जो आपके पास ये CN नेगेटिव है, ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। जो CN नेगेटिव है ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जैसे हमारे पास इसमें आपने देखा, यानी उसमें आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे, यहाँ पर आपका ये, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, E पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर आपको जो CN नेगेटिव है ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। तो स्टेप 2 में क्या होने वाला है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा कहाँ पर, इस कार्बोनिल कंपाउंड पर। तो देखो यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर आपका पोलैरिटी जनरेट हो रखी है। कैसे हो रखी है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो CN नेगेटिव कहाँ अटैक करने वाला है, इस कार्बन पॉजिटिव पर, और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, CN अटैक किया तो CN ने बॉन्ड बना दिया, और ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करके, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो स्टेप 2 में आपको ये यहाँ पर जनरेट होकर मिल गया। स्टेप 3 में क्या हो गया, ये जो आपके पास नेगेटिव वाला कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आपकी किसके साथ हो रखी है, H पॉजिटिव के साथ, जो आपके पास प्रोटॉन था, या बेसिकली आप कह सकते हो जो आपके पास यहाँ पर एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल था, बेसिकली आप कह सकते हो प्रोटॉन को। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कि यहाँ पर O नेगेटिव और H पॉजिटिव कंबाइन होंगे, अगेन आपके जो अनलाइक चार्जेस है वो आपके कंबाइन होंगे, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर एसीटोन साइनोहाइड्रेन। क्लियर हो गया। तो ये होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टेप 1 में आपको मिला है न्यूक्लियोफाइल, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है कार्बोनिल कंपाउंड पे, आपको ये यहाँ पर जनरेट होकर मिला है, फिर ये आपका प्रोटॉन के साथ कंबाइन हो गए, इसने OH फॉर्म कर दिया यहाँ पर, और मिल गया आपको एसीटोन साइनोहाइड्रेन। तो ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर था यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म का फॉर BSc फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पे पूछे जा सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।